AJ1 हिंदी अध्याय 1 अनंतता अनंत का प्रतिनिधित्व करता है। वाह! एक धीमी आवाज सुनाई दी, जिसके बाद एक तीर हवा में चला, जो एक सुंदर चाप बनाता हुआ दूर स्थित टिड्डी वृक्ष की एक अंगूठे जितनी मोटी शाखा को तोड़ता हुआ निकल गया। हुश, हुश, हुश। जैसे ही शाखा गिरी, तीन और धीमी आवाजें आईं। तीन तीर लगभग एक साथ आए, गिरती हुई शाखा को रोककर उसे चार भागों में विभाजित कर दिया। 70 मीटर दूर मेरे पिछले जीवन के ओलंपिक एथलीटों के बराबर, लेकिन दुर्भाग्य से। वक्ता एक किशोर था जो शिकारी की पोशाक पहने हुए था। लगभग 15-16 साल का लग रहा था। सांवला रंग, दुबला पतला शरीर, मोटी भौहें और बड़ी बड़ी आंखें, जो एक ईमानदार एहसास देती थीं। फिर भी अगर आप उसकी आंखों में गौर से देखें तो एक अजीब सी असंगति झलकती थी। युवक के हाथ में एक पुराना सा दिखने वाला सींग वाला धनुष था, जो अच्छी तरह से संभाल कर रखा गया था और धनुष का ढांचा चमक रहा था। उसका दाहिना हाथ अभी भी कांप रहा था, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि अभी अभी छोड़े गए चार बाणों ने उस पर काफी जोर डाला था। प्रणाली। किशोर ने मन ही मन यह मंत्र पढ़ा और अगले ही क्षण एक अर्ध पारदर्शी पैनल उसके सामने प्रकट हो गया। होस्ट झोंगलिन। कौशल धनुष तकनीक पूर्ण स्तर। कौशल अंक अनंतता। एक बहुत ही सरल पैनल, ऊपर और नीचे केवल 3 पंक्तियां। शक्ति, गति, बुद्धिमत्ता जैसे विभाजनों के बिना, और कोई क्षेत्र विभाजन भी नहीं। ये कहा जा सकता है कि इसमें पैनल जगत की सीरियाई सजावट शैली है। उस युवक का नाम झोंगलिन था, जो एक ट्रांस माइग्रेंट था। यातायात नियमों का पालन न करने के कारण लाल बत्ती पार करते हुए स्कूटर पर सवार होकर एक ट्रक की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। होश में आने पर उसने पाया कि उसने झोंगलिन नाम के एक युवा शिकारी के शरीर को अपने वश में कर लिया है। अपने पूर्ववर्ती की यादों के जरिए वह जानता था कि ये दुनिया उसके पिछले जन्म के प्राचीन हुआक्सिया जैसी ही है। वह जिस गांव में रहता था उसका नाम लो रिवर विलेज था, जो ब्लैक माउंटेन काउंटी के अधिकार क्षेत्र में था, और उसके आगे वह कुछ नहीं जानता था, क्योंकि एक ऐसे लड़के से जिसने कभी लो रिवर विलेज छोड़ा ही न हो और कुछ जानने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। उसकी याददाश्त में गांव सूखे की मार झेल रहा था। पूरे 3 महीने से बारिश नहीं हुई थी, खेत सूख रहे थे और घर में खाने का अभाव था। सूखे की वजह से आसपास के पहाड़ों के जंगली जानवर भी अंदर चले गए थे। हताश होकर उसका पूर्ववर्ती शिकार करने के लिए पहाड़ों में और अंदर गया, लेकिन एक भालू से टकरा गया, घबराहट में ढलान से नीचे गिर गया और फिर उसकी जगह पृथ्वी से झोंगलिन ने ले ली। सौभाग्य से ट्रांसमिग्रेंट झोंगलिन की भी जरूरी गोल्डन फिंगर जागृत हो गई थी। खासकर सिस्टम पैनल पर अनंतता चिन्ह देखकर झोंगलिन बेहद उत्साहित हो गया। अनंतता एक गणितीय प्रतीक है जो हाई स्कूल में सीखा गया ज्ञान है, जो अनंत का प्रतिनिधित्व करता है। अनंत प्रतीक असामान्य नहीं है और न ही कौशल अंक। असामान्य बात यह थी कि इन दोनों का संयोजन था, जिसका अर्थ था अनंत कौशल अंक होना। कौशल अंक क्या है? जो कोई भी गेम खेलता है या सिस्टम उपन्यास पढ़ता है, वह जानता है कि पर्याप्त कौशल अंकों के साथ बस एक छोटा सा क्लिक और आप महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। झोंगलिन इतना उत्साहित था कि उसने तुरंत ही अपने पूर्ववर्ती के पास मौजूद धनुष तकनीक कौशल को अधिकतम कर दिया, जिसके कारण पहले देखी गई शाखाओं पर तीर चलाने का तमाशा सामने आया। लगभग 100 मीटर दूर एक तीर अंगूठे जितनी मोटी शाखा से होकर गुजरा और जैसे ही वह नीचे गिरा, 3 और तीर छोड़े गए, जिससे वह 4 भागों में विभाजित हो गया। ऐसी धनुष तकनीक सचमुच चमत्कारी थी, यांग यू जी के पुनर्जन्म के योग्य। लेकिन झोंगलिन को जल्द ही सिस्टम पैनल की खामी का पता चल गया। कौशल को निखारने में केवल तकनीक में सुधार शामिल नहीं था, इसमें शारीरिक प्रशिक्षण भी शामिल था। ऐसी अद्भुत धनुष तकनीक को अंजाम देने में सक्षम एक निशानेबाज केवल 4 तीरों के बाद संभवतः थक नहीं सकता। वास्तविकता कोई खेल नहीं है, ये निशानेबाजों को अधिक आक्रमण और कम रक्षा प्रदान करके चीजों को संतुलित नहीं करती। हकीकत में हर तीरंदाज अपने धनुष के बिना भी आसानी से एक दुर्जय योद्धा बन सकता है। बस भुवन एरिये के बारे में सोचिए, जो कभी घुड़सवार सेना का तीरंदाज था। मैंने सोचा था कि यह डीप ब्लू कौशल अंकों की तरह है, लेकिन ये केवल अनुभव बढ़ाने वाला है। झोंगलिन ने थोड़ी निराशा महसूस करते हुए आह भरी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि यह कैसी दुनिया है। पूर्ववर्ती तो बस एक पहाड़ी लड़का था, उसकी नज़र लोअर रिवर विलेज तक ही सीमित थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि कौन सा राजवंश था, उससे आगे की तो बात ही छोड़ दीजिए। झोंगलिन ने वहीं पर आराम किया, थकान दूर करने के लिए लगातार अपने दाहिने हाथ की मालिश की। उसके हाथ को कुछ ताकत हासिल करने में लगभग आधे घंटे का समय लगा।
वह खड़ा हुआ और चारों तीर वापस ले आया। तरकश में केवल 5 तीर थे जो उसके पूर्ववर्ती के थे, उनमें से एक को खोना पहले से ही दुखद था। आधे दिन के आराम के बाद जब उसका हाथ लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया तो झोंग लिन ने शिकार उठाया और वापस लौटने लगा। एक जंगली तीतर, 2 जंगली खरगोश और एक मुंतजेक। ऐसी लूट प्रचुर मानी जाती थी जो उनके पूर्ववर्ती कभी हासिल नहीं कर पाते थे। लेकिन अब उच्च स्तरीय तीरंदाजी की बदौलत ये सब सहज था। पूरे रास्ते भागते हुए वे ब्लैक माउंटेन से तब तक बाहर नहीं निकले जब तक सूरज लगभग डूबने नहीं लगा। लोअर रिवर विलेज का नाम नदी के नजदीक होने के कारण पड़ा। ऊपर की ओर अपर रिवर विलेज था, लेकिन सूखे के कारण पूरी नदी सूख गई थी। वे पहाड़ों और पानी पर निर्भर रहते थे, मौसम के दौरान खेती करते और फुर्सत के समय शिकार करते। फिर भी सूखा शिकार को ब्लैक माउंटेन में और अंदर ले जाता था, जिससे शिकार करना और भी मुश्किल और जोखिम भरा हो जाता था। अगर खाने की भारी कमी न होती तो उनके पूर्ववर्ती ने अंदर जाने का जोखिम नहीं उठाया होता और अंततः झोंगलिन ने वहां कब्जा कर लिया। सूर्यास्त में कदम रखते हुए झोंगलिन गांव में चला गया। दा लिन, तुम मरे नहीं हो। चाचा झांग पर्वत देवता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं इस जानवर का पीछा करते हुए रास्ता भटक गया था, लेकिन अंततः इसे नीचे लाने में कामयाब रहा। झोंग लिन ने बोलते समय जानबूझकर अपने कंधे पर मुंटजैक को घुमाया और एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिखाए। वाह, ये तो बहुत बड़ा मुंटजैक है। यह आधे महीने तक चलेगा। मुझे खुशी है कि तुम सुरक्षित हो। तुम 3 दिन के लिए गायब थे और सबको लगा कि तुम मर गए हो। बेहतर होगा कि तुम घर जाओ और देखो। बोलते समय अंकल झांग की आंखें चमक उठी। वह कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अंत में उन्होंने खुद को रोक लिया। झोंग लिन की अभिव्यक्ति बदल गई। वह रुका नहीं और अपने आंगन की ओर बढ़ गया। पास पहुंचने से पहले उसने ग्रामीणों को अपने घर के आंगन से आते जाते देखा। प्रवेश द्वार पर एक बांस का खंभा लगा था जिस पर सफेद कपड़े का एक बैनर लटका हुआ था, जिसे आमतौर पर तभी दिखाया जाता था जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती थी। झोंग लिन के अचानक प्रकट होने से ग्रामीणों के चेहरों की मुस्कान गायब हो गई। दा लिन, तुम मरे नहीं हो। दा लिन वापस आ गया है। ये कैसे संभव है? क्या यह नहीं कहा गया था कि वह एक चट्टान से गिरकर मर गया था? ब्लैक माउंटेन में 3 दिन तक रहे और फिर भी जीवित वापस आ गए। शुरुआत में हैरानी हुई, फिर बेचैनी बढ़ गई। उसके घर में मौजूद सभी ग्रामीण एक एक करके झोंग लिन की आंखों में देखने से कतराने लगे। भावशून्य झोंग लिन गांव वालों को धक्का देकर अंदर चला गया। अन्यथा शांत आंगन अब आधे से ज्यादा गांव से भर गया था। बीच में मिट्टी की ईंटों से बना एक बड़ा चूल्हा जोर से जल रहा था और ऊपर रखे एक बड़े लोहे के बर्तन से खुशबू आ रही थी। झोंग लिन ने फिर से छत के नीचे लगे बीम पर नजर डाली, जहां पहले मांस और अनाज रखने वाले लकड़ी के हुक खाली थे। दूसरा भाई, एक छोटा पतला लड़का भीड़ से दौड़कर आया और झोंग लिन के पैर को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। मुझे पता था कि तुम नहीं मरोगे दूसरे भाई। सबने कहा था कि तुम मर गए हो और तुम्हारा अंतिम संस्कार करने वाले थे, यहां तक कि भोज भी देने वाले थे। झोंग लिन ने अपना सिर नीचे किया और लड़के झोंग शी, जिसका शरीर एक छोटी मूली की तरह छोटा था, के सिर को थपथपाया और उसके ऊपर रखे सारे शिकार को जमीन पर फेंक दिया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, तुम्हारा दूसरा भाई कैसे मर सकता है? मैं वापस आया हूं और बहुत सारा शिकार लाया हूं। मैं बाद में तुम्हारे लिए कुछ मांस भूनूंगा। फिर उसने अपना सिर उठाया और आंगन में खड़े ग्रामीणों पर अपनी नजर घुमाई। उसकी मुस्कान गायब हो गई और वह अत्यंत ठंडी हो गई। अंतिम संस्कार, भोज। इसे परिवार को खाकर विलुप्त हो जाना भी कहा जा सकता है। उनके माता पिता बहुत पहले ही गुजर चुके थे, अब सिर्फ झोंग शी ही बचा था। जैसे ही मुझे कुछ हुआ, ये लोग लकड़बग्घों की तरह इधर उधर सूंघने लगे। क्या उन्हें एहसास नहीं था कि अगर मैं सचमुच मर गया तो घर का बचा हुआ अनाज ही झोंग शी के लिए जिंदा रहने का एकमात्र जरिया होगा? झोंग लिन की निगाहें इधर उधर घूमने लगीं। सभी के चेहरों पर अजीब सा भाव दिखाई देने लगा। उन्होंने अपनी नजरें फेर ली, अवचेतन रूप से कटोरे और चॉपस्टिक को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। खैर डेलिन, हम बस विचारशील थे। सभी को लगा कि तुम मर चुके हो, इसलिए हम तुम्हारे अंतिम संस्कार का आयोजन करने आए हैं ताकि इसे सम्मानजनक बनाया जा सके। वक्ता लिन सैन थे, जो तकनीकी रूप से झोंग लिन के पूर्व चाचा थे, जिन्होंने उसे बड़ा होते देखा था। हाँ, हमारा इरादा अच्छा था, सचमुच। जब कोई बोलता तो अन्य ग्रामीण अपना बचाव करने लगते। कहते हैं कानून आम जनता को दोष नहीं देता,
और वैसे भी हमें नहीं पता था कि तुम मर नहीं गए हो। ये बस एक गलतफहमी थी। एक गलतफहमी, एक गलतफहमी। ये तो अच्छा ही हुआ कि तुम जिंदा वापस आ गए, डालिन। लिन लाओसन, जल्दी करो और दरवाजे पर लगे सफेद अंतिम संस्कार के बैनर को उतार दो, और अगर तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है, तो सब लोग घर चले जाओ। डालिन और उसके भाई के पुनर्मिलन में बाधा मत डालो। गांव के बुजुर्ग लियू एरी ने अंतिम निर्णय लेते हुए अपनी बात रखी। लिन लाओसन ने तुरंत सिर हिलाया, आह, मैं इस पर काम कर रहा हूं। झोंग लिन ने अपना पैर आगे बढ़ाया, सीधे आंगन के दरवाजे को अवरुद्ध कर दिया, जिससे लिन लाओसन का रास्ता रुक गया। डालिन, तुम क्या कर रहे हो? झोंग लिन की ठंडी मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक गर्मजोशी ने ले ली। पता चला कि यह एक गलतफहमी थी। लेकिन चूंकि बैनर लगे हैं और खाना खाया जा चुका है, तो क्या आपको अंतिम संस्कार के पैसे नहीं देने चाहिए? अंतिम संस्कार धन का तात्पर्य अंतिम संस्कार के लिए दिए गए मौद्रिक उपहार से है। चूंकि आप मेरे अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, इसलिए अंतिम संस्कार की राशि सौंपना ही उचित होगा। लिन लाओसन की मुस्कान कठोर हो गई, और यहां तक कि लियू एरी, जिसने अभी अभी बात की थी, तेजी से सांस ले रहा था और झोंग लिन को पूरी तरह से अविश्वास से देख रहा था। बूढ़ा झोंग लिन ऐसा नहीं था, ईमानदार और अच्छे स्वभाव का था। अगर उसे थोड़ा भी कष्ट होता तो वह एक शब्द भी नहीं बोलता था, जबकि अब वह हर किसी से अंतिम संस्कार के पैसे मांगता है। आप मरे नहीं हैं, आपको अंतिम संस्कार के लिए किस धन की आवश्यकता है? रास्ते से हट जाओ, तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मुख्य कमरे से एक नशे में धुत आवाज आई। उसके बाद एक बड़े हटे कट्टे आदमी ने अपने सामने खड़े ग्रामीणों को धक्का देकर गिरा दिया। यहां तक कि ये बेशर्म ग्रामीण भी इस आदमी के प्रति श्रद्धा और घृणा का भाव प्रदर्शित करते हुए जल्दी से एक तरफ हट गए। अरे, डेलिन वापस आ गया है। सचमुच पर्वत देवता का आशीर्वाद है। मुझे लगा था कि तुम काले पहाड़ में मर गए होगे। अच्छा हुआ कि तुम नहीं मरे, अगर मर जाते तो मैं अपना एक साथी खो देता। झोंग लिन के मन में उसके पूर्व जीवन की यादें उभर आईं। इस व्यक्ति का नाम झांग कुन था, जो गांव के झांग एरी का पुत्र था, और वह वरिष्ठ पीढ़ी का था, कुछ बच्चों के लिए दादा के समान था। फिर भी उसने कभी वह नहीं किया जो बड़ों को करना चाहिए। वह ग्रामीणों का शोषण करने के लिए अपने आकार पर निर्भर था। ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि वह उन्हें मछली और मांस की तरह खाता था, लेकिन वह अक्सर नशे में धुत रहता था, लोगों को मारता था, विधवाओं के दरवाजे लात मारकर तोड़ता था, तथा विकलांग व्यक्तियों पर हमला करता था। लोअर रिवर विलेज के ग्रामीण झांग कुन से नाराज थे, लेकिन मुंह खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, क्योंकि वे उसे हरा नहीं सकते थे। वह एक बेपरवाह लड़ाका भी था, जो अक्सर जानलेवा वार करता था। हाथ पैर टूटना आम बात थी। अपर्याप्त चिकित्सा के इस दौर में किसी अंग के टूटने से जीवन भर की विकलांगता हो सकती थी। झांग कुन नशे में झोंग लिन के पास गया, उसके ऊपर चढ़कर नीचे देखने लगा, और जम्हाई लेते हुए शराब की तेज बदबू झोंग लिन के चेहरे पर लगी। अच्छा हुआ कि तुम जीवित हो। एक समझदार कुत्ते की तरह रास्ते से हट जाओ, मैं घर सोने जा रहा हूं, झांग कुन ने बोलते हुए गाली दी। बोलते हुए उसने झोंग लिन को एक तरफ धकेलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन एक पल के लिए वह उसे हिला नहीं सका। झोंग लिन ने सीधे झांग कुन की ओर देखा। अंतिम संस्कार का पैसा। झांग कुन ने गुस्सा दिखाया, और शराब पीने से उसका लाल हो चुका चेहरा झोंग लिन के मना करने पर और भी लाल हो गया, और उसने अपनी मुट्ठी सीधे झोंग लिन के चेहरे पर तान दी। धिक्कार है तुम्हें, तुमने कोई सम्मान नहीं दिखाया। झोंग लिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कमर पर बंदी कुल्हाड़ी पकड़ी और उसे झांग कुन की गर्दन पर मार दिया। जैसे ही चाकू सामने आया, झांग कुन ने प्रतिक्रिया दी और अवचेतन रूप से चकमा देने लगा। लेकिन क्योंकि वह बीच में ही था और नशे में था, उसका शरीर इतना सुस्त था कि वह तेजी से हिल नहीं पाया। वह मुश्किल से अपनी गर्दन बचाने के लिए हिल पाया, लेकिन चाकू उसके बाएं कंधे से लेकर सीने तक वार करता रहा। शशश, आह! एक चीख निकली और चमकदार लाल रक्त बहने लगा, और झांग कुन जमीन पर गिर पड़ा। आंगन में मौजूद ग्रामीण भी डर के मारे चीखने लगे। कुछ डरपोक लोग पीछे हट गए और छिप गए। झोंग लिन को देखते ही उनकी आंखें भय से भर गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि झोंग लिन कोई कार्रवाई करेगा, और उस चाकू का निशाना जान लेना था। अगर झांग कुन आखिरी पल में नहीं बचता तो उसकी गर्दन आधी कट जाती। झोंग लिन ने भावशून्यता से एक कदम आगे बढ़ाया, नीचे बैठ गया और झांग कुन के चेहरे पर चाकू से थपथपाया। अंतिम संस्कार का पैसा। निडर लोग लापरवाहों को डराते हैं, लापरवाह लोग उन लोगों को डराते हैं जो जीवन को महत्व देते हैं।
कभी धमकाने वाला झांग कुन जो झोंग लिन के चाकू का सामना कर रहा था, अब डर के मारे सिमट गया था। डालिन, मत, आवेगी मत बनो, हम एक ही गांव से हैं, हम साथ साथ पले बड़े हैं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। झांग कुन का पूरा शरीर कांप उठा, उसके गुप्तांगों से मूत्र की बदबू आ रही थी। मैं ये बात तीसरी बार नहीं कहना चाहता। झोंग लिन की आवाज गहरी थी। ठीक है, मैं दे दूंगा। झांग कुन ने दर्द सहन किया, अपनी छाती से एक पस निकाला और कुछ तांबे के सिक्के निकालने का इरादा किया, लेकिन झोंग लिन ने पूरी थैली ले ली। भाड़ में जाओ। झांग कुन ने अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में उसे वापस मांगने की हिम्मत नहीं हुई। केवल अपने घाव को ढकते हुए वह रेंगता हुआ ऊपर आया और जल्दी से चला गया। झोंग लिन ने आंगन में मौजूद दूसरे लोगों पर नजर डाली। जहां भी उसकी नजर पड़ी, लोग डरे हुए थे, विरोध करने से डर रहे थे। अंतिम संस्कार के पैसे। झोंग लिन ने दोनों शब्द दोहराए, लेकिन इस बार उनमें एक जादू सा था जिससे उन्हें मना करने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार जमीन पर पड़ा खून का गड्ढा अभी भी चमक रहा था। किसी ने 2 सिक्के छोड़े, किसी ने एक, और अलग अलग रकम छोड़ गए। चुभन भले ही हो, लेकिन कटने से तो बेहतर है। जब अंतिम व्यक्ति चला गया तो मेज पर 80 से अधिक तांबे के सिक्के थे। हाँ, ये गुंडों का एक समूह है जो कमजोरों को परेशान करता है। झोंग लिन ने घृणा से भरकर थूका। चांद पर बांध देती सुनहरी मुर्गी। स्टोन, जाओ मुर्गे के पंख तोड़ो, मैं बाद में तुम्हारे लिए इसे पका दूंगा। ठीक है, दूसरे भाई, मैं अब ये करूंगा। झोंग शी ने उत्साह से रंग बिरंगे जंगली मुर्गे को उठाया और मृत हिरण को थपथपाते हुए प्रसन्नता से चिल्लाया। झोंग लिन ने मेज से तांबे के सिक्के अपनी थैली में डाल लिए और उसके बाद उसने अपने सामने उगे छोटे से अंकुर को जटिल भाव से देखा। झोंग शे, उनके पूर्ववर्ती के छोटे भाई, उनके सगे भाई। पूर्ववर्ती के कुल 4 भाई थे और वह दूसरे नंबर का था। यही वजह है कि झोंग शी उसे दूसरा भाई कहते थे। पूर्ववर्ती की मां चौथे बच्चे को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा में मर गई, दोनों की जान चली गई। पिछले साल शिकार करते समय पिता और सबसे बड़े भाई का भी एक पहाड़ी बाघ से सामना हुआ, जिससे केवल पूर्ववर्ती और तीसरे भाई झोंग शी ही एक दूसरे पर निर्भर रह गए। यदि झोंग लिन ने देहांतरण नहीं किया होता तो इस बार उसके पूर्ववर्ती की ब्लैक माउंटेन में मृत्यु हो गई होती तथा परिवार को अन्य लोगों द्वारा बंजर छोड़ दिया गया होता तथा 5 वर्षीय झोंग शी भी संभवतः जीवित नहीं बचता। परिवार और घर खो दिया, ये सचमुच सच्चा नुकसान है। इससे झोंग लिन को इस दुनिया में रहने की कठिनाइयों का और भी अधिक एहसास हुआ। झोंग लिन अपने पूर्ववर्ती की झोंग शी के बारे में बेचैनी को उसकी मृत्यु के समय महसूस कर सकता था। यही कारण है कि वह झोंग शी को तुरंत स्वीकार कर सका। चूंकि मैंने तुम्हारा शरीर ले लिया है, इसलिए मैं तुम्हारी जिम्मेदारियां भी उठाऊंगा। मैं नन्हे शी को वयस्कता तक बड़ा करूंगा, झोंग लिन ने मन ही मन सोचा। दूसरे भाई, मुर्गी का बल टूट गया है। AI analysis of SBI share price with 98.6% accuracy. स्टॉक एनालिसिस आ रहा। झोंग लिन ने आगे सोचना बंद कर दिया और आगे बढ़ गया। एक गरीब बच्चा घर का काम जल्दी ही संभाल लेता है। हालांकि वह अभी घर के कामों की जिम्मेदारी ले रहा है। 5 साल का झोंग शी जंगली मुर्गे के पंख नोचने का काम बड़ी आसानी से पूरा कर गया, बस पेट निकालना बाकी रह गया था। झोंग शी ने जंगली मुर्गियों के खूबसूरत पंख भी एकत्र किए थे, जो सूर्य की रोशनी में असंख्य रंगों से चमक रहे थे। सौभाग्य से यह मुर्गा था, यदि यह मुर्गी होती तो पंख इतने सुंदर नहीं होते। झोंग लिन ने रसोई से एक चाकू लिया और कुछ ही तेज गति से उसे टुकड़ों में काट दिया। जाओ, खून के झाग को फिर से पानी से धो दो। मैं उन 2 खरगोशों को संभाल लूंगा और फिर हम चांद पर बांध देने वाली सुनहरी मुर्गी का एक बर्तन पकाएंगे, झोंग लिन ने निर्देश दिया। बच्चों को बड़ों द्वारा काम सौंपना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे उन्हें बड़ा होने का एहसास होता है और इसके अलावा वे जल्द ही मांस भी खाने लगेंगे। ये सोचकर झोंग शी के मुंह में पानी आ गया और वह लगातार सोचता रहा कि दूसरे भाई का चांद पर बांध देता सुनहरा मुर्गा कितना स्वादिष्ट होगा। झोंग लिन ने एक रस्सी ढूंढी, खरगोश के सिर में गोली मारकर उसे बांध दिया और बेहतर खाल उतारने के लिए उसे रैक पर लटका दिया। झोंग लिन ने ऐसा कभी नहीं किया था, लेकिन उसके पूर्ववर्ती को अपने पिता और भाइयों के साथ खरगोशों की खाल उतारने की कई यादें थीं, इसलिए वह इससे अनजान नहीं था। पल भर में उसने पूरी खाल उतार दी। वह खाल को फेंकने का इरादा नहीं रखता था, बल्कि बाद में उसे शोरा के साथ संसाधित करने की योजना बना रहा था, जिसका उपयोग टोपी या जूते बनाने के लिए किया जा सकता था।
उसने खाल उतारे हुए खरगोश के मांस को कटिंग बोर्ड पर टुकड़ों में काटा, खून के झाग को साफ पानी से धोया और फिर उसे चिकन के साथ बर्तन में डाल दिया। ड्राई फ्राइंग या स्टर फ्राइंग की बात तो छोड़ ही दीजिए, इसमें न तेल था, न मिर्च, न ही कोई मसाला। सबसे अच्छा तरीका था कि इन्हें एक साथ पकाकर पकाया जाए। सौभाग्य से झोंग लिन के अंतिम संस्कार की व्यवस्था के लिए ग्रामीणों ने आंगन में पीली मिट्टी से एक चूल्हा बनाया था, पानी लाया था और आधे महीने तक चलने के लिए पर्याप्त लकड़ी लाई थी। झोंग शी अभी भी युवा था और झोंग लिन खाना नहीं बना सकता था, केवल एक अव्यवस्थित स्टू बनाना जानता था। सभी चिकन और खरगोश का मांस पानी, नमक और जंगली सब्जियों के साथ बर्तन में डाल दिया गया और बर्तन को ढक दिया गया। जब इसे उच्च तापमान पर गर्म किया गया तो आधे घंटे बाद इसमें से सुगंध आने लगी। यह विशेष रूप से सुगंधित नहीं था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उन दोनों के शरीर में अधिक तेल नहीं था। आज सादे पानी में उबला हुआ मांस भी स्वादिष्ट लगेगा, नमक तो मिला ही हुआ था। दूसरे भाई, क्या हम अभी खाना खा सकते हैं? झोंग शी ने यह बात कम से कम 10 बार पूछी थी। उसकी आंखें लालसा से भरी थीं, वह लगातार लार निगल रहा था और उसका पेट गुर्रा रहा था। झोंग लिन ने ढक्कन उठाया और भाप बाहर निकली, जो अपने साथ मांस की अनोखी सुगंध लेकर आए। गुरगल गुरगल, दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगे। झोंग लिन ने बर्तन से एक टुकड़ा उठाने के लिए चॉपस्टिक का इस्तेमाल किया, एक टुकड़ा खाया और चबाया। मांस नरम और नमकीन था। स्वाद ठीक है, चलो खाते हैं। उसने झोंग शी के मुंह में आधा हिस्सा ठूंस दिया और कटोरे में डालने के लिए करछूल उठा ली। हर किसी को एक कटोरा मिला, जिसमें पहले से बचा हुआ चेस्टनट राइस भी था। स्वाद लाजवाब था। यद्यपि यह पानी में उबला हुआ साधारण मांस था, जिसमें नमक और जंगली सब्जियां मिलाई गई थीं, फिर भी यह बुरा नहीं था। इसके अलावा दोनों के शरीर में कोई तेल नहीं था, थोड़ा सा मांस भी स्वादिष्ट था, इसमें अधिक परिष्कार की कोई गुंजाइश नहीं थी। जल्दी मत करो, हड्डियों से गला न घुट जाए, बर्तन में हम दोनों के लिए पर्याप्त मात्रा में है। झोंग लिन ने छोटे शी के सिर पर थपथपाया, उसे डर था कि कहीं वह हड्डियां जल्दी जल्दी न निगल जाए। पिछले जन्म में उसका एक छोटा भतीजा था जो हड्डी खाकर दम घुट गया था और कुछ ही समय में उसका चेहरा नीला पड़ गया था। अगर समय रहते पता न चलता तो शायद वह बच नहीं पाता। यम्मी, बहुत बढ़िया। झोंग लिन भविष्य की योजनाओं पर विचार करते हुए मांस को कुतर रहा था। उसका लोअर रिवर विलेज में रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसके पूर्ववर्ती को गए हुए 1 दशक से ज्यादा हो गया था, लेकिन अब जब झोंग लिन यहाँ था तो स्वाभाविक रूप से वह वहां घूमना चाहता था। इसके अलावा सिस्टम पैनल को अपने साथ लेकर लोअर रिवर विलेज में रहने से केवल इसकी बर्बादी होगी। केवल बड़े, अधिक समृद्ध स्थान ही इसे चमकने दे सकते हैं। इसके अलावा झोंग लिन ये देखना चाहता था कि क्या इस दुनिया में सचमुच पारलौकिक शक्ति है, जैसा कि उपन्यासों में वर्णित है। खाने पीने के बाद दोनों दरवाजे के पैनल के सहारे धूप सेंकने लगे और छोटी सी लगभग सो ही गई थी। कई दिनों तक वह घर में डर के साए में जी रहा था और बाद में बेशर्म गांव वाले उसका फायदा उठाने आ गए, जिससे वह डर गया। अब पेट भरकर वह बस चैन की नींद सोना चाहता था। झोंग लिन ने हाथ बढ़ाया और छोटे शी को जगाया। यहाँ मत सो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। दूसरे भाई, मुझे नींद नहीं आ रही है। झोंग शी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, अपना सिर जोर से हिलाया और खुद को जागते रहने के लिए मजबूर किया। उसे डर था कि अगर वह सो गया तो दूसरा भाई फिर से गायब हो जाएगा। वह रात में अकेले बिस्तर के किसी कोने में छिपकर कांपना नहीं चाहता था या आंखें खोलकर लोगों को ये बताना नहीं चाहता था कि उसका दूसरा भाई चला गया है। उसके चेहरे पर एक बच्चे के विचार साफ दिखाई दे रहे थे और झोंग लिन ने सहज ही नन्हे शी की चिंताओं को भांप लिया। उसके हृदय में करुणा की एक लहर दौड़ गई और उसने कुपोषण से बड़े दिख रहे उसके सिर पर हाथ फेरा। चिंता मत करो, दूसरा भाई नहीं जाएगा। मैं जहां भी जाऊंगा तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। चलो उस हिरण को संभालते हैं। ये कहते हुए झोंग लिन अचानक खड़ा हो गया, अपनी पैंट से धूल झाड़ दी और आंगन के कोने की ओर चला गया जहां छोटी हिरण लेटी थी। झोंग शी गुर्राहट के साथ ऊपर चढ़ गया, उत्साह से उसके पीछे पीछे चला। अब उसे नींद नहीं आ रही थी। झोंग लिन द्वारा आंख में गोली मारे जाने के बाद रोग हिरण की खाल अच्छी तरह सुरक्षित थी। दुर्भाग्य से उसकी खाल ज्यादा कीमती नहीं थी। झोंग शी ने रस्सी खींची और झोंग लिन ने अपनी पूरी ताकत लगाई। दोनों ने मिलकर हिरण को ऊपर उठा लिया। इस तरह की चीजों को आमतौर पर खाल और आंत निकालने का काम किसी पेशेवर कसाई को सौंप दिया जाता था
औजारों की कमी के अलावा खुद ऐसा करने से बाहरी खाल आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाती थी। अक्सर शिकार की खाल की कीमत मांस से ज्यादा होती थी। सारी रात नौकायन। आधे दिन की व्यस्तता के बाद आखिरकार पूरे हिरण का चीरा लगाया गया। मांस को टुकड़ों में काटकर किनारे रखे चीनी मिट्टी के बर्तन में रख दिया गया। खाल की बात करें तो वह देखने लायक नहीं थी। पूरी खाल तो लगभग बरकरार थी, लेकिन चीरे टेढ़े मेढ़े थे और उसमें काफी नुकसान था। अगर उसे बेचा भी जाता तो भी उसकी अच्छी कीमत नहीं मिलती। कितनी अफसोस की बात है, अगर कसाई झांग ने इसे संभाला होता तो उसने खाल बर्बाद नहीं की होती। झोंग लिन ने आह भरी। लोअर रिवर विलेज का इकलौता कसाई झांग नाम का था। वह अभी अभी दावत के लिए यहाँ आया था और झोंग लिन उसे मदद के लिए बुलाने में बहुत आलसी था। जाओ आग जलाओ। ठीक है। यद्यपि वह बहुत थका हुआ था और सोना चाहता था, लिटिल स्टोन आज्ञाकारी रूप से आग जलाने चला गया। वह ये भी जानता था कि आग जलाने का उद्देश्य हिरण के मांस को थोड़ा धुआं देना था, ताकि उसे अधिक समय तक संरक्षित रखा जा सके। जब लिटिल स्टोन आग जला रहा था, झोंग लिन कुछ चीड़ और सरू की शाखाओं को काटने के लिए पास की पहाड़ी पर भाग गया। सूरज पूरी तरह डूब चुका था और कोई आभा नहीं बची थी, बस आसमान में कुछ तारे ही दिखाई दे रहे थे। हालांकि चांद बहुत चमकीला था, उसकी चांदी जैसी सफेद रोशनी धरती पर ठंडी तरह फैल रही थी, जिससे झोंग लिन रात में मुश्किल से अपना रास्ता देख पा रहा था। पोषण की कमी के कारण ये शरीर स्पष्ट रूप से रतौंधी से ग्रस्त था, रात में लगभग अंधा हो जाता था। यही कारण था कि लोअर रिवर विलेज के ग्रामीणों का मानना था कि झोंग लिन की मृत्यु ब्लैक माउंटेन में हुई थी। रात में देखने में असमर्थ होने के कारण ब्लैक माउंटेन में एक रात जीवित रहना भाग्यशाली माना जाता था, 3 रातें जीवित रहना तो दूर की बात थी। यदि आज रात की चांदनी तेज न होती और दूरी कम न होती तो झोंग लिन बाहर नहीं आता। उसने अपनी कमर से एक कुल्हाड़ी निकाली और चीड़ और सरू की डालियां काट दी। जल्द ही वह डालियों का एक बड़ा गट्ठर वापस ले जा रहा था। लिटिल स्टोन ने पहले ही आग जला ली थी और एक छोटे से स्टूल पर बैठकर जम्हाई लेते हुए झोंग लिन का इंतजार कर रहा था। उसका बड़ा सिर किसी चोंच मारने वाले कीड़े की तरह हिल रहा था, जिसे देखकर एक अजीब सा मनोरंजन हो रहा था। पहले तुम सो जाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अपर्याप्त नींद बच्चे के विकास के लिए अच्छी नहीं होती, खासकर जब लिटिल स्टोन पहले से ही गंभीर रूप से कुपोषित था। झोंग लिन नहीं चाहता था कि उस पर कोई दीर्घकालिक प्रभाव पड़े। ठीक है दूसरे भाई, तुम्हें भी जल्दी आराम करना चाहिए। झोंग शी जम्हाई लेते हुए उठा और सोने के लिए मुख्य कमरे में चला गया। झोंग लिन ने फिर दरवाजा बंद किया और चीड़ और सरू की टहनियां आग पर फेंक दी। कुछ ही देर बाद घना सफेद धुआं उठा और बीम के ऊपर लटके मांस के टुकड़ों को ढांक लिया। मांस को धुएं में पकाकर सुरक्षित रखना एक पुराना तरीका था। अगर वे मांस में थोड़ा सा नमक और आग में कुछ अंगूर के छिलके डाल पाते तो और भी अच्छा होता, लेकिन बदकिस्मती से हालात इसकी इजाजत नहीं देते थे। लगभग 1 घंटे के बाद झोंग लिन लगातार जम्हाई लेते हुए मुड़ा और सोने के लिए मुख्य कमरे में वापस चला गया, इस बात की परवाह किए बिना कि धूम्रपान समाप्त हो गया है या नहीं। पहले बताया गया था कि मूल व्यक्ति की मां का जल्दी देहांत हो गया था, जिससे 3 पुरुष साथ साथ रह गए और उन्हें आराम की कोई चिंता नहीं थी। जब तक वे जीवित रहे काफी था। तो मुख्य कमरे में प्रवेश करते ही दक्षिण पश्चिम कोने में पुआल और मिट्टी से बना एक मिट्टी का बिस्तर नजर आया। पुआल से बनी मुलायम गद्दी की एक परत बिस्तर पर बिछी हुई थी। नन्हा स्टोन गहरी नींद में सो रहा था, अज्ञात उम्र के सन के कपड़े से बने एक कंबल में लिपटा हुआ, शरीर सिकुड़ा हुआ, नींद में कुछ बुदबुदा रहा था, किसी सपने में खोया हुआ। गनीमत थी कि अभी पतझड़ की शुरुआत ही हुई थी और मौसम ठंडा होने लगा था, वरना ये वातावरण शायद सर्दी झेल नहीं पाता। झोंग लिन ने जम्हाई ली और पुआल से बने नर्म गद्दे पर लेट गया और कानों में सरसराहट की आवाज के बीच जल्दी ही सो गया। दिन बहुत घटनापूर्ण था, पार करना, शिकार करना, मारना। पिछले जन्म में कोई व्यक्ति 20 या 30 वर्ष तक जीवित रह सकता था और इनमें से एक भी चीज का अनुभव नहीं कर सकता था। बहुत थका देने वाला। ... झोंग लिन सुबह उठे क्योंकि उन्हें पेशाब करने की तीव्र इच्छा हुई और किसी कारण से उन्होंने पूरी रात समुद्र में नाव चलाने के सपने देखे, लेकिन नाव नहीं चला पाए। अरे इस उम्र में भी बिस्तर गीला करते हो। लिटिल स्टोन का चेहरा लाल हो गया और उसने जोर से अपना बचाव करते हुए कहा, यह मैं नहीं था। अगर तुम नहीं थे तो क्या मैं था? मतलब मैं सारी रात नाव चलाने का सपना क्यों देख रहा था? पता चला कि ये सब तुम्हारी वजह से था साले। इस उम्र में भी तुम बिस्तर गीला कर देते हो।
आगे चलकर तुम किसी को प्रपोज कैसे करोगे? अपनी होने वाली दुल्हन को किसी गड्ढे से मत डराओ। झोंग लिन ने मजाक किया। तुम हम्फ। लिटिल स्टोन ने गुस्से में अपना सिर घुमा लिया और झोंग लिन को नजरअंदाज कर दिया। फिर भी उसके कान, जो लालिमा से लगभग पारदर्शी थे, झोंग लिन को बहुत हंसा रहे थे। थोड़ी देर इधर उधर खेलने के बाद दोनों उठे, अपने चेहरे धोने के लिए साफ पानी का एक बेसिन लिया और कुल्ला किया। फिर कल के बचे हुए गोल्डन चिकन क्राइंग एट द मून को गर्म करके खाना जारी रखा। सुबह सुबह इतना चिकना खाना खाने के बावजूद दोनों को जरा भी बेचैनी नहीं हुई। उनके शरीर में चर्बी की कमी थी, हर कोशिका मांस के लिए तरस रही थी। स्टोन, बाद में जाकर चीड़ और सरू की कुछ और टहनियां काट लेना ताकि मांस धुआं देता रहे। मुझे बाहर कुछ काम करना है। झोंग लिन ने अपना कटोरा नीचे रखा और निर्देश दिए। घर के पीछे चीड़ और सरू के पेड़ थे और मांस को धुआं देना कोई मुश्किल काम नहीं था। बचपन में वह खुद भी यह काम कर सकता था। ठीक है दूसरे भाई, जल्दी आ जाना। लिटिल स्टोन अब झोंग लिन पर नाराज नहीं था। भाइयों का लड़ना झगड़ना और सुलह करना बिल्कुल आम बात थी। झोंग लिन खड़ा हुआ, अपनी कमर पर कुल्हाड़ी लटकाए और दरवाजे से बाहर निकल गया। चाकू, दूसरे भाई चाकू। ओह, आप काटने के लिए रसोई के चाकू का उपयोग कर सकते हैं, मुझे अभी भी कुल्हाड़ी की आवश्यकता है। सचमुच इसकी जरूरत है। अपनी दुबली पतली भुजाओं और टांगों के साथ 2-4 खाने से उसकी ताकत वापस नहीं आने वाली थी। उसने कल लोअर रिवर विलेज के ज्यादातर लोगों को नाराज कर दिया था और बाहर तलवार न ले जाना बिल्कुल असुरक्षित था। उसने बैल के सींग वाला धनुष भी अपनी पीठ पर बांध लिया था। छुरे की तुलना में झोंग लिन को अपनी पूर्ण स्तरीय धनुष तकनीक पर ज्यादा भरोसा था। अंकल कॉलीफ्लावर, क्या आप बाहर जा रहे हैं? जैसे ही वह बाहर निकला, उसे फूलगोभी चाचा दिखाई दिए, जो उसके घर से ज्यादा दूर नहीं रहते थे। वे उन गांव वालों में से एक थे जो कल दावत में आए थे। अंकल कॉलीफ्लावर ने भी झोंग लिन को देखा। उनके कदम, जो पहले आगे बढ़ रहे थे, अचानक रुक गए। समझ नहीं आ रहा था कि आगे बढ़ें या पीछे हट जाएं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराकर झोंग लिन का अभिवादन किया। वाह, ओह, ये तुम हो बिग लिन। हाँ, जा रहे हो खेतों की ओर? क्या तुम शिकार करने जा रहे हो? उसके चेहरे पर इससे ज्यादा अजीब भाव नहीं हो सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुस्कुराए या रोए। कल झोंग लिन के बेहिचक चाकू के वार ने उसे डरा दिया था, और जाते समय अंतिम संस्कार के पैसे के तौर पर मिले बड़े सिक्के से हुए दर्द का तो जिक्र ही न करें। शिकार पर नहीं जा रहा, मैं झांग कुन के घर देखने जा रहा हूँ, झोंग लिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये सुनकर अंकल फूलगोभी का चेहरा पीला पड़ गया और वे और भी असहज महसूस करने लगे तथा झोंग लिन से और भी अधिक भयभीत हो गए। कल उसने उस व्यक्ति की छाती पर बड़ा सा घाव कर दिया था और आज वह उनके घर जा रहा है। क्या वह उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ने वाला है? झोंग लिन बोलते हुए गांव के पश्चिमी छोर की ओर बढ़ता रहा और रास्ते में मिलने वाले ग्रामीणों का अभिवादन करता रहा। लेकिन झोंग लिन की ओर उनकी निगाहें बदल गई थीं, जो पहले बिग लिन के रूप में थीं, अब उनमें थोड़ा डर समा गया था, ठीक वैसे ही जैसे पहले झांकुन के प्रति था। बड़ी भाभी, मैं औरतों को नहीं मारता। हिस, अरे नम्र बनो। एक हल्की सी गुर्राहट के साथ ही तुरंत एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। हालांकि झांकुन घायल हो गई थी, लेकिन यह थप्पड़ ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक ग्रामीण महिला झेल सकती थी। झांग लियू ने मुंह में खून से सना कफ थूका, हाथ में पकड़ा कपड़ा मेज पर फेंका, हाथ कमर पर रखे और जोर से गालियां दी। धिक्कार है तुझ पर, हमेशा मुझे मारती रहती हो। अगर हिम्मत है तो जाकर झोंग लिन को काट डालो। घर पर तो तुम सख्ती से पेश आती हो, लेकिन असल में एक बच्चे ने तुम्हें काट डाला। तुम बहुत नाकामयाब हो। उसके शब्द सीधे झांग कुन के दुखते स्थान पर लगे और एक पल में झांग कुन की आंखें गुस्से में भेड़िए की तरह लाल हो गईं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। बोलते समय उसने आराम कुर्सी से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके बगल में बैठे उसके 2 अन्य बदमाश दोस्तों ने उसे पकड़ लिया। ये दोनों भी अच्छे किस्म के नहीं थे, जिन्हें झांग कुन 3 विपत्तियां के नाम से जानते थे। बाईं ओर वाला, जो छड़ी जितना पतला था, जिसका उपनाम पतला बंदर था, एक कामुक चेहरा लिए हुए था। दाईं ओर वाला, कद में छोटा, आंख के कोने पर एक लंबा निशान वाला, जिसका उपनाम स्कारफेस था, उदास और क्रूर दिख रहा था। कुन भाई, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बुरा है। हाँ, यह आपके स्वास्थ्य के लिए बुरा है। बहन, ये जानबूझकर नहीं किया गया। झांग लियू ने ठंडी सांस ली और अपनी कमर को घुमाते हुए मुख्य कमरे की ओर चली गई। वो वहां रुकने को तैयार नहीं थी।
ये झांग लियू झांग कुन की पत्नी थी। लोअर रिवर विलेज की दूसरी मजबूत महिलाओं की तुलना में वह ज्यादा लंबी, ज्यादा कामुक थी। चलते समय उसके बड़े कूल्हे हिलते थे और उसकी छाती भरी हुई और गोल थी। हालांकि काम के कारण उसकी त्वचा थोड़ी सांवली हो गई थी, लेकिन इससे उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई, जिससे वह लोअर रिवर विलेज की एक दुर्लभ सुंदरी बन गई। ये कहावत भी सही बैठती है कि अच्छे पुरुषों की कोई अच्छी पत्नियां नहीं होती, बुरे पुरुष कोमल महिलाओं से विवाह करते हैं। थप्पड़, तुम क्या देख रहे हो, लानत है। झांग कुन ने बाईं ओर खड़े पतले बंदर के सिर के पीछे थप्पड़ मारा और गुस्से से उसे डांटा। पतला बंदर गुस्सा नहीं हुआ, बस हंस दिया। बहन बहुत सुंदर है ना? दफा हो जाओ। झांग कुन एक आदमखोर बाघ की तरह दहाड़ा। उसकी सांसें तेज थीं, आंखें लाल थीं। सारा दिन हंसों का शिकार करता रहा, लेकिन एक ने मेरी आंखों में चोंच मार दी। उस छोटे से बदमाश ने मुझ पर घात लगाकर हमला किया था। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं उसे मरने पर मजबूर कर दूंगा। कुन, तुम्हें खुद ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी उसे तुम्हारे लिए पकड़ता हूं और तुम्हें उससे निपटने देता हूं। पहले मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा, उसे कुत्ते की तरह रेंगने पर मजबूर करूंगा और तुमसे माफी मांगूंगा। स्कारफेस के चेहरे पर क्रूरता का भाव था। हाँ, और उसका भाई भी। हम उसे ले आएंगे। शहर में ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसे छोटे लड़के पसंद हैं, हम उसे बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। पतले बंदर ने सहमति में सिर हिलाया। टकराना, एक धीमी सी आवाज आई, उसके बाद आंगन का गेट लात मारकर खोला गया। तीनों ने सहज ही ऊपर देखा तो उन्हें दो काले बिंदु दिखाई दिए। फुफ फुफ, आह आह, मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा पैर। झोंग लिन। झोंग लिन ठंडे कदमों से आंगन में आया। उसके बाएं हाथ में एक धनुष था, उसका दाहिना हाथ थोड़ा कांप रहा था। इस बार आना सही था। अंदर आने से पहले ही मैंने इन तीनों को हम भाइयों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचते सुना था। फिल्मों ने यही सिखाया है, बुराई का पूरी तरह से खात्मा करो। झोंग लिन असल में झांग कुन से कुछ उधार लेने आया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह तीनों व्यक्तियों को अपने और अपने भाई के खिलाफ साजिश रचते हुए सुन लेगा। क्या ये कोई बड़ी बात नहीं थी? बेशक उससे पहले हमला करना ही था। बिना किसी हुनर के तीन बड़े आदमियों का सामना करने का मतलब मौत होता। झोंग शी अभी बच्चा ही था और झोंग लिन भी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था। उसके पास बस अपनी पूरी तरह से तीरंदाजी का हुनर था और उसका शरीर टहनी जितना कमजोर था। कुछ तीर ही उसे थका देते और सीधा मुकाबला शायद उनके पक्ष में न होता। झोंग लिन को दरवाजा लात मारते देख झांग कुन और उसके दो साथियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिरकार वे तो किसी को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे थे। पतला बंदर की आंखें घूम गईं। वह अपना छेदा हुआ दाहिना हाथ पकड़े हुए तेजी से आंगन की दीवार की ओर दौड़ा, उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। हाँ, भागने की कोशिश कर रहे हो? झोंग लिन ने उपहास किया। अपना धनुष और तीर फिर से उठाया। एक स्पष्ट ध्वनि के साथ तीर पतले बंदर की छाती में घुस गया। पतला बंदर, जो भागने की कोशिश कर रहा था, अविश्वास से उभरे हुए तीर की नोक को देखने लगा। उसकी आंखें भ्रम और भय से भर गईं। फिर वह जमीन पर गिर पड़ा, मृत। इस निर्मम दृश्य ने झांग कुन और स्कारफेस के चेहरे को मौत की तरह पीला कर दिया। बिग लिन, यह एक गलतफहमी है, पूरी तरह से गलतफहमी। झांग कुन डरे हुए, पसीने से लथपथ, कमजोर झोंग लिन की ओर भयभीत दृष्टि से देख रहे थे। सचमुच, क्या मैंने गलत सुना, या मैं कम सुनता हूं? झोंग लिन का स्वर व्यंग्य से भरा था, उसकी निगाहें बर्फीली थीं। वाह! एक काली रेखा चमकी और पतले बंदर की तरह तीर झांग कुन की छाती में घुस गया, जिससे उसे समझाने का कोई मौका नहीं मिला और तीर से उसकी मौत हो गई। स्कारफेस बहुत डर गया और चीखने लगा। वह उठकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश झोंग लिन ने उसकी पिंडली में छेद कर दिया था, जिससे दर्द इतना तीव्र था कि वह एक कदम भी नहीं चल पा रहा था। अरे नहीं! वाह! एक तीर मारक प्रहार। पूर्ण स्तरीय तीरंदाजी कभी निराश नहीं करती। झोंग लिन ने सांस छोड़ी। आंगन में खड़े खड़े उसके चेहरे पर कुछ उलझन सी थी। आंगन में तीन लाशें अजीब तरह से बिखरी पड़ी थीं, एक कोने में, एक आराम कुर्सी पर और एक जमीन पर। झोंग लिन को काल्पनिक घृणा या डर का एहसास नहीं हुआ। ये शिकार करने जैसा ही था, शायद उससे भी ज्यादा आसान। बस झटका उसके पिछले जीवन के विश्व दृष्टिकोण पर था। आखिरकार वह एक सुरक्षित, कानून का पालन करने वाले समाज में पला बड़ा था, जहां उसने कभी मौत नहीं देखी थी। हत्या तो दूर की बात है। झनकार! झोंग लिन अचानक मुड़ा और अपना धनुष उठाया।
झांग की लाश के पास गया और बलपूर्वक उसकी छाती से तीर निकाला, फिर उसे काटकर दरवाजे पर निशाना साधा। बाहर आओ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मुख्य कमरे से एक कांपती हुई आवाज आई और झांग लियू ने डरकर बाहर झांका। आंगन में 3 लाशें देखकर वह बेहोश हो गई, उसकी स्कर्ट के नीचे से पेशाब की गंध आ रही थी। झोंग लिन ने थोड़ा झुककर प्रणाम किया और धीरे से बोला, मूर्ख मत बनो बड़ी भाभी, मैं औरतों को नहीं मारता। जाओ, झांग का छिपा हुआ पैसा ले आओ और यह मत कहना कि वहां कुछ नहीं है। हाँ हाँ, मैं इसे अभी ले आता हूँ। जीवित रहने का मौका पाकर झांग लियू तीसरे प्रयास में जमीन से उछलकर ऊपर आए और मुख्य कमरे में भागी और पता नहीं कहां कहां खोजबीन करती रही। झोंग लिन ने धीरे से धनुष को नीचे किया, शवों से 5 तीर निकाले और पश्चिमी कमरे की ओर चल पड़ा, और जल्द ही एक तीर तरकश के साथ बाहर आ गया। झांग एक शिकारी था, लेकिन शिकार बहुत कम करता था। हालांकि वह बहुत कम शिकार करता था, लेकिन उसके पास 18 तीर जमा थे। झोंग लिन इस बार मुख्य रूप से झांग से तीर उधार लेने के लिए आया था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इतनी बढ़ जाएंगी। हालांकि उसका उद्देश्य पूरा हो गया था। आगजनी और हत्या। आग 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 बुझाने के लिए जल्दी आओ। तेज आवाज के साथ जल्द ही पूरा लोअर रिवर गांव हलचल से भर गया। हर कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था, लकड़ी की बाल्टियां लेकर आग बुझाने के लिए पानी ला रहा था। झोंग लिन ने अपने सामने के दृश्य को ठंडी आंखों से देखा। उसकी पुतलियों में आग की रोशनी टिमटिमा रही थी और अंततः वह भावशून्य होकर मुड़ गया। कैसे? आग कैसे लगी? अभी तो खाने का समय भी नहीं हुआ है और झांग की पत्नी अब आग कैसे जलाएगी? ग्रामीण झांग शेंग ने असमंजस में अपने माथे से पसीना पोंछा। क्या आप में से किसी ने झांग और उसकी पत्नी को बाहर आते देखा? एक अन्य ग्रामीण ने इधर उधर देखा, लेकिन झांग नहीं मिला। अब हम इसकी चिंता न करें, आग फैलने से पहले ही इसे जल्दी से बुझा दें। हाँ हाँ, पहले आग बुझाओ। आग पर शीघ्र ही काबू पा लिया गया, लेकिन शरद ऋतु का मौसम था और हवा शुष्क थी, तथा आग अचानक लगी। क्योंकि घर मुख्यतः फूस और लकड़ी के फ्रेम से बने थे, इसलिए यदि आग बुझा भी दी जाती तो भी वे अधिकांशतः जल जाते। कुछ बहादुर लोग खोज करने के लिए अंदर गए और जल्दी ही चीखते हुए तथा बार बार उल्टियां करते हुए बाहर भाग गए। ये झांग और उनकी पत्नी हैं। वहां 2 अन्य भी हैं। शरीर के आकार से वे स्किनी मंकी और स्कार जैसे दिखते हैं। सब मर गए, सब मर गए। एक प्रांगण में कुल 4 लोग मृत पड़े थे, जो किसी को भी भयभीत कर देने के लिए पर्याप्त था, और इससे भी अधिक। वे 4 जले हुए शरीर थे तथा जले हुए मांस की गंध से लोगों को मतली आ रही थी। वे सब कैसे मर सकते हैं? जब आग लगी थी तो क्या वे बाहर नहीं भागे थे? और मदद के लिए कोई चिल्लाहट भी नहीं हुई। जनरल, आपका घर झांग के घर के सबसे पास है, क्या आपने कोई चिल्लाने की आवाज सुनी? यूजेन, एक गहरे रंग का मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति। जब उससे पूछा गया तो उसे कुछ याद आया और उसका चेहरा बदल गया। उसने अवचेतन रूप से उस दिशा में देखा जहां झोंग लिन छोड़ गया था, और अंत में उसने अपना सिर जोर से हिलाया। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा। मुझे अभी खेतों में कुछ काम है, मैं अब जा रहा हूं। ये कहकर वह तेजी से भाग गया, मानो कोई सांप उसका पीछा कर रहा हो। उसे देखो, डर गया है। भाग क्यों रहा है? कोई बाघ है या कुछ और? शायद सचमुच कोई बाघ है। मैंने आज सुबह बिग फॉरेस्ट को यहां आते देखा। आवाजें अचानक शांत हो गईं। भीड़ नासमझ नहीं थी। बेवजह आग लग गई और एक भी आदमी नहीं बचा। अंदर 4 लोग मर गए। अगर इसमें कुछ गड़बड़ न होती तो भूत भी यकीन नहीं करता। कल भोज में गए लोगों की भीड़ में सभी लोग पीले दिख रहे थे, और जो लोग नहीं गए थे वे भी स्पष्ट रूप से सदमे में थे। उनकी नज़र में ईमानदारी और निष्ठा का पर्याय माने जाने वाले झोंग लिन ऐसे कैसे हो गए? ये हत्या है। तुम पहले झांग और बाकी लोगों की लाशों का निपटारा करो। आखिरकार वे गांव से हैं और कर्ज भी लोगों के साथ ही खत्म होता है। मैं बिग फॉरेस्ट के घर जाकर देखता हूँ। भीड़ में से एक ग्रामीण ने आह भरी, अपनी पानी की बाल्टी नीचे रखी और झोंग लिन के घर की ओर चल दिया। ... बड़े जंगल, ये तुम्हारे चाचा तारो हैं? दरवाजा खोलो। आ रहा। झोंग शी अपने छोटे पैरों से दौड़कर आया, कुंडी खींची और आंगन का दरवाजा खोला। अंकल तारो। शिट, तुम्हारा भाई कहाँ है? अंकल तारो ने लिटिल स्टोन के सिर को छुआ और मुस्कुराते हुए बोले। लिटिल स्टोन मुड़ा और रसोई की ओर जोर से चिल्लाया, दूसरे भाई, अंकल तारो आपको ढूंढ रहे हैं।
अंकल तारो ने चारों ओर नजर घुमाए और अंततः उनकी नजर कोने में रखे तीर तरकश पर पड़ी। उनके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया और उन्होंने गहरी सांस ली। झोंग लिन भी इस समय रसोई से बाहर आया, उसके हाथ में भुना हुआ हिरण का मांस था। अंकल तारो, आप यहाँ क्यों हैं? अपनी पिछली यादों में अंकल तारो का अपने दिवंगत पिता के साथ हमेशा बहुत अच्छा रिश्ता था, और जब उनके पिता और बड़े भाई पहाड़ों में दुर्घटना का शिकार हो गए तो उन्होंने अक्सर दोनों भाइयों का समर्थन किया। उन्हें पूरे लोअर रिवर गांव में सबसे अच्छा व्यक्ति माना जाता था। अंकल तारो स्पष्टवादी थे। उन्होंने तीर तरकश की ओर इशारा करते हुए सीधे पूछा, झांक उनके घर में आग लग गई और 4 लोग मर गए। क्या ये तुमने किया? झोंग लिन एक क्षण के लिए रुका। अगर वे नहीं मरते तो मैं और मेरा भाई मुसीबत में पड़ जाते। चाचा तारो भी झांग कुन के 3 नुकसान वाले गुणों को जानते थे और स्वाभाविक रूप से जानते थे कि झोंग लिन सच कह रहा था। किसी भी शब्द के लिए वह केवल आहें भरता था। अंकल तारो, मैं जानता हूं कि आपका क्या मतलब है। लोग मुझे उकसाते नहीं, मैं उन्हें उकसाता नहीं। झांग कुन का इरादा मुझे नुकसान पहुंचाने का था, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप अधिकारियों को रिपोर्ट करने का विकल्प चुन सकते हैं। अधिकारियों को सूचना देने के लिए अंकल तारो ने ऐसा नाटक किया कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, मुख्यतः इसलिए क्योंकि यह बिल्कुल असंभव था। लोअर रिवर गांव इतना दूर है कि न्यायालय के अधिकारी केवल कर संग्रह के लिए सालाना आते हैं, अन्यथा वे इस भगवान द्वारा त्यागे गए स्थान पर कभी नहीं आते हैं। यहाँ तक कि अगर वे आते हैं तो ये केवल औपचारिकता होगी। कुछ बदमाशों की मौत पर कोई भी झोंगलिन को नाराज नहीं करेगा, वे हिम्मत नहीं करते हैं। इसके अलावा लोअर रिवर गांव की जनसंख्या विविधतापूर्ण है। यह एक ही उपनाम या कबीले से बना गांव नहीं है, बल्कि ऐसे लोग हैं जो 100 साल पहले भागकर यहाँ एकत्र हुए थे, जिसका अर्थ है कि यहाँ कोई कबीला या कबीले के बुजुर्ग नहीं हैं। लोग रिपोर्ट नहीं करते और अधिकारी जांच नहीं करते। अधिकारियों को रिपोर्ट करें, ये बेकार है। इसके अलावा स्टोन और मैं लोअर रिवर विलेज छोड़ने की योजना बना रहे हैं, झोंगलिन ने आगे कहा। क्या तुम जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अंकल तारो ने आश्चर्य से कहा। लोअर रिवर गांव बहुत छोटा है, मैं बाहरी दुनिया देखना चाहता हूं और बस इस मौके का फायदा उठाकर यहां से चला जाऊंगा। अगर मैं नहीं गया तो बहुत से लोग ठीक से सो नहीं पाएंगे, झोंगलिन ने मुस्कुराते हुए कहा। अंकल तारो ने झोंगलिन के बाद के मजाक को नजरअंदाज कर दिया। उनका चेहरा तत्परता से भरा हुआ था। स्टोन इतना छोटा है, वह इतनी लंबी यात्रा पर आपके पीछे कैसे आ सकता है? और क्या आपको लगता है कि वहां यह आसान है? यह बाहर घर जैसा नहीं है। यहां मैं आपका समर्थन कर सकता हूं, लेकिन वहां। अंकल तारो, झोंगलिन ने दृढ़ता से बीच में कहा, मैंने मन बना लिया है। मैं भी घूमना चाहता हूं। इस छोटे से पहाड़ी गांव में सारी जिंदगी बंद नहीं रहना चाहता। एक बार नाम कमा लेने के बाद मैं आपसे मिलने फिर आऊंगा। अंकल तारो और भी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अंततः वे केवल असहाय होकर आहें ही भर सके। वह जानता था कि झोंगलिन अब पहले जैसा नहीं रहा। पुराना झोंगलिन कभी भी हत्या या आगजनी या 4 लोगों को शामिल करने जैसा कुछ नहीं करता। स्टोन का ख्याल रखना, अगर तुम बाहर नहीं जा सकते तो वापस आ जाओ। जब तक मेरे पास खाने के लिए कुछ है, तुम भाई भूखे नहीं मरोगे। हाँ, धन्यवाद अंकल तारो। इस पर उनकी बातचीत समाप्त हो गई। अंकल तारो ने लिटिल स्टोन के सिर पर थपथपाया, आह भरी और जाने के लिए मुड़ गए। लिटिल स्टोन ने झोंगलिन की ओर देखा और पूछा, दूसरे भाई, क्या हम सचमुच जा रहे हैं? नहीं जाना चाहते? नहीं, दूसरे भाई, आप जहां भी जाएंगे मैं भी चलूंगा। हम कब निकल रहे हैं? कल। जाकर ये अंतड़ियां और हिरण का मांस अंकल तारो के घर पहुंचा देना। अगर वह इन्हें नहीं लेना चाहते तो उनसे कह देना कि हम कल जा रहे हैं, और अगर ये बिना खाए रह गए तो ये बेकार हो जाएगा। ठीक है। छोटा पत्थर अपनी छोटी छोटी टांगों से दौड़ता हुआ आंतरिक अंगों और मांस से भरा एक लकड़ी का कटोरा लेकर अंकल तारो की ओर बढ़ा। हालांकि इस कटोरे का वजन लगभग 6-7 पाउंड था, फिर भी छोटे पत्थर के लिए ये थोड़ा मुश्किल था। शुक्र है कि दूरी ज्यादा नहीं थी, वरना झोंगलिन उसे ऐसा करने ही नहीं देता। काउंटी के लिए प्रस्थान करना झोंगलिन की लंबे समय से योजना थी, लेकिन उसने शुरू में सोचा था कि वह शरीर को मजबूत बनाने के लिए अधिक मांस खाने के लिए थोड़ी देर और रुकेगा। फिर भी हत्या और आगजनी की अप्रत्याशित घटनाएं घटी, जिससे उसे और अधिक देर न करने और जल्दी ही कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया गया। स्मोक्ड मांस पहले से ही तैयार था, जो इस मौसम में बिना खराब हुए कुछ समय तक चल सकता था, और वह अपने पूर्ण स्तर के तीरंदाजी कौशल के साथ भूख की चिंता किए बिना रास्ते में शिकार जारी रख सकता था।
लिटिल स्टोन शीघ्र ही वापस लौटा, उसके हाथ में एक पैकेट था। दूसरे भाई, ये वह चीज है जिसे अंकल तारो ने मुझे देने पर जोर दिया था, मैं इसे लेना नहीं चाहता था। लिटिल स्टोन उदास लग रहा था, मानो उसने कुछ गलत किया हो। झोंग लिन ने पैकेट लिया, उसे खोला और पाया कि वह कुछ ऐसा था जिसे सीधे खाया जा सकता था और स्पष्ट रूप से भाइयों के लिए यात्रा के दौरान भोजन के रूप में उपयोग करने के लिए था। अगर उसने तुम्हें ये दिया है तो इसे रख लो। उड़ता टिड्डी पत्थर। अगली सुबह झोंग लिन और उसके भाई ने पेट भर खाना खाया, अपना सामान एक ठेले पर रखा, अपनी कमर में शिकार के चाकू बांधे, अपनी पीठ पर धनुष और तीर लटकाए और लोअर रिवर गांव से बाहर उगते सूरज की ओर चल पड़े। सच तो यह है कि उनके पास ज्यादा सामान नहीं था, सिर्फ एक लोहे का बर्तन, कुछ फटे कपड़े और कुछ पका हुआ मांस, जो उनके सारे सामान का कुल योग था। झोंग लिन यहाँ स्थानांतरित हो गए थे, उन्हें अपने पूर्ववर्ती द्वारा छोड़ी गई यादों के अलावा लोअर रिवर गांव से कोई लगाव महसूस नहीं हुआ। लिटिल स्टोन, जो अभी बच्चा था, दूर की यात्रा के उत्साह में डूबा हुआ था, उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वे शायद कभी वापस नहीं लौटेंगे। गांव के प्रवेश द्वार पर बड़े टिड्डी वृक्ष के नीचे चाचा तारो ने झोंग लिन और उसके भाई को जाते हुए देखा और गहरी सांस ली। मौसम साफ था, आसमान नीला था और सफेद बादल अनंत दूरी तक फैले हुए थे। लिटिल स्टोन अपनी छोटी टांगों के साथ कभी कभी फूल तोड़ने के लिए सड़क के किनारे दौड़ता या कीड़े पकड़ने के लिए घास में रेंगता, वह उत्साह से भर जाता। झोंग लिन भविष्य के बारे में सोचते हुए ठेला को धकेलते हुए दक्षिण की ओर बढ़ रहा था। ब्लैक माउंटेन काउंटी लोअर रिवर विलेज से ठीक दक्षिण में 80 मील दूर 4 पहाड़ों की चोटियों पर स्थित है। बेशक ये सीधी रेखा में दूरी है, पैदल नापने पर यह 200 से 300 मील हो सकती है। सचमुच एक दुर्गम और बंजर जगह है, झोंग लिन ने आह भरते हुए सोचा। ये दुनिया पहले से अलग है, यह एक ऐसा युग है जहां यात्रा पूरी तरह पैदल चलने पर निर्भर करती है और बातचीत चिल्लाने पर। 200 से 300 मील की दूरी तय करने में कई दिन लग सकते हैं। छोटी और बड़ी जोड़ी ठेला सहित धीरे धीरे दूर चली गई और लोअर रिवर विलेज धीरे धीरे क्षितिज में लुप्त हो गया। दोनों बिना रुके नदी के रास्ते पर चलते रहे। जब भी लिटिल स्टोन थक जाता, वह ठेले पर बैठ जाता और झोंग लिन उसे धकेलता रहता। दोपहर तक वे पूरे 40 मील चल चुके थे। दोपहर होते होते वे आग जलाकर खाना बनाने के लिए रुक गए। वे नदी से पानी लाए, सूखे पेड़ों से लकड़ियां काटी, कुछ जंगली सब्जियां इकट्ठा की और थोड़ा सा स्मोक्ड मीट भी डाला। हालांकि स्वाद बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उन्हें तृप्ति देने के लिए काफी था। 1 घंटे आराम करने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा फिर शुरू की। दोपहर में वे 2 घंटे तक और चले, जब तक कि आगे एक छोटी पहाड़ी दिखाई नहीं दी, जो बहुत ऊंची नहीं थी, लगभग 200 मीटर ऊंची थी। स्टोन, सो मत, आसपास के वातावरण का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करो और यदि कोई स्थिति हो तो मुझे तुरंत सूचित करो, झोंग लिन ने निर्देश दिया। पहाड़ पर कई खूंखार जानवर रहते थे और हालांकि आगे की पहाड़ी ऊंची नहीं थी, फिर भी कोई नहीं जानता था कि उन्हें किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है। सतर्क रहना ही सबसे सुरक्षित दांव था। स्टोन ने एक छोटे वयस्क की तरह भारी स्वर में सिर हिलाया, अपना शरीर सीधा किया और रडा जैसी तीखी आंखों से आसपास के वातावरण को स्कैन करना शुरू कर दिया। झोंग लिन ने लगातार सतर्कता बनाए रखते हुए आसान पहुंच के लिए धनुष को अपनी पीठ से विलेब्रो पर रख दिया। वे पहाड़ पर चढ़े और फिर नीचे उतरे। सब कुछ सुरक्षित और स्वस्थ था। झोंग लिन ने राहत की सांस ली, अगर कुछ नहीं हुआ तो ये सबसे अच्छा था। नीचे उतरने के बाद सड़क पर वाई आकार का एक दोराहा उनके सामने आया, एक बाईं ओर मुड़ गया, दूसरा दाईं ओर। दूसरे भाई, हमें किस ओर जाना चाहिए? झोंग शी ने अपने नाखून काटे और झोंग लिन की ओर देखने लगा। इस तरह झोंग लिन ने ठेला थोड़ा सा समायोजित किया और सीधे दाहिने दोराहे की ओर चल पड़ा। यद्यपि पूर्ववर्ती कभी ब्लैक माउंटेन काउंटी नहीं गए थे, उन्होंने अपने पिता और भाइयों से मार्ग के बारे में सीखा था, इसलिए वे संभवतः गलत रास्ते पर नहीं गए होंगे। बिना रुके दोनों पहाड़ी सड़क पर चलते रहे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, उन्हें डेरा डालने की जगह तो नहीं मिली, लेकिन ये चिंताजनक नहीं था। इस सड़क पर अक्सर लोग आते जाते थे, जबकि रात में जंगली जानवरों से भरी दूसरी जगहों पर ऐसा नहीं होता। अगर वे सावधान रहें तो रात में कोई बड़ी समस्या आने की संभावना नहीं थी। बेशक रात को बाहर बिताना आखिरी उपाय था। रात के शिकारियों के अलावा हवा, बारिश, ओस या पाला भी एक गंभीर चिंता का विषय हो सकता था, क्योंकि उस जमाने में कारगर दवाइयों का अभाव था। अक्सर सर्दी जुकाम जानलेवा भी हो सकता था।
सौभाग्यवश आज रात का चंद्रमा चमकीला था और उसमें कुछ ही तारे थे, जिससे चरम मौसम की चिंता समाप्त हो गई। उन्होंने सूखी लकड़ियों का ढेर इकट्ठा किया और अलाव जलाया, फिर एक दूसरे से चिपक कर आराम करने लगे। लिटिल स्टोन जल्दी से सो गया, लेकिन झोंग लिन ने सोने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार ये जंगल था, और दो हिम्मत होने के बावजूद वह गहरी नींद सोने की हिम्मत नहीं कर सका। रात को सोने का उनका कोई इरादा नहीं था और उन्होंने सुबह होने के बाद ही झपकी लेने की योजना बनाई। कपड़े का एक पुराना टुकड़ा पाकर उसने उससे लिटिल स्टोन को ढक दिया और फिर उठकर अपने पैरों के पास छोटे छोटे पत्थरों का ढेर इकट्ठा किया और उन्हें लगभग 10 मीटर दूर एक यूकलिप्टस के पेड़ की ओर फेंक दिया। शुरुआत में कोण और ताकत की वजह से कोई भी निशाना नहीं लगा, लेकिन लगातार समायोजन के बाद आखिरकार 10 में से 3 या 4 निशाने पर लगे। पत्थर फेंकते समय झोंग लिन कभी कभी सिस्टम पैनल पर नजर डाल लेता था। इस समय सिस्टम पैनल पर स्किल बार में अभी भी केवल एक ही स्किल थी, धनुष तकनीक। नए स्किल सीखने की किसी भी संभावना के अभाव में झोंग लिन केवल अन्य तरीकों पर ही निर्भर रह सकता था कि क्या वह नए स्किल विकसित कर सकता है, जैसे कि पत्थर फेंकने का कौशल जिसका वह वर्तमान में अभ्यास कर रहा था। वाटर मार्जिन में नो विंड एरो नाम का एक नायक था जो पत्थरबाजी को एक तकनीक के रूप में इस्तेमाल करता था और अपनी फ्लाइंग स्टोन तकनीक से लियांगशान के नायकों को लगातार हराता था। मेरे पास एक सिस्टम पैनल की मदद है, जब तक मैं ये कौशल सीखता हूँ मैं कौशल बिंदुओं का उपयोग करके इसे अधिकतम कर सकता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये काम करेगा। चाहे ये तरीका कारगर हो या नहीं, कौशल सीखने के अन्य तरीकों के बिना वह केवल इस अनाड़ी दृष्टिकोण का ही उपयोग कर सकता था। वाह! झटपट झटपट, फुसफुस फुसफुस फुसफुस। झोंग लिन पत्थर फेंकता रहा। जब वह भागता तो उन्हें उठा लेता और इकट्ठा करने के बाद फिर फेंकता रहता। जब उसका दाहिना हाथ थक जाता तो वह बाएं हाथ से पत्थर फेंकता। रात के अंत तक झोंग लिन की आंखें लाल हो गई थीं और काले घेरे लगभग पांडा जैसे हो गए थे, लेकिन वह अपने चेहरे पर मुस्कान को दबा नहीं सका। प्रणाली होस्ट झोंग लिन कौशल धनुष तकनीक पूर्ण स्तर उड़ता टिड्डी पत्थर शुरुआती कौशल अंक अनंतता। सचमुच रात भर की कड़ी मेहनत ने एक कौशल का निर्माण किया था। उड़ता पत्थर या उड़ता टिड्डा पत्थर, इसे ऐसा कहना बहुत अच्छा लगता है, झोंग लिन ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा। अपनी शिकायत के बावजूद झोंग लिन जानता था कि इसे उड़ने वाला टिड्डी पत्थर कहा जाता है क्योंकि उड़ते हुए पत्थर टिड्डियों के समान दिखते थे, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा। फ्लाइंग लोकस्ट स्टोन एक छिपे हुए हथियार के रूप में यकीनन सबसे सुविधाजनक और किफायती हथियारों में से एक है। ये हर जगह उपलब्ध है, इसे प्राप्त करने में कोई लागत नहीं आती, इसे परिष्कृत करने में कोई समय नहीं लगता और यह अंतहीन रूप से प्रयोग करने योग्य है। इसे इच्छानुसार उठाया और प्रयोग किया जा सकता है। यह अत्यंत उपयोगी है। एक विचार के साथ कौशल अंक अनुभाग में अनंतता प्रतीक टिमटिमा गया और फ्लाइंग लोकस्ट स्टोन के बाद कोष्ठक में शुरुआती शब्द तुरंत पूर्ण स्तर में बदल गया। इससे पहले कि झोंग लिन कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उसके मन में भ्रामक यादों की लहर दौड़ गई। खुद को हर दिन अलग अलग पत्थर उठाकर फेंकने का अभ्यास करते हुए देखने की याद। सबसे पहले 3 मीटर की दूरी से पेड़ के तने पर फेंकना, फिर 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर की दूरी तक निशाना साधने में महारत हासिल करने और फिर भी आसानी से ट्रंक पर निशाना साधने के बाद उन्होंने अपनी स्मृति में छोटे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया। दशकों बाद उनकी स्मृति आसानी से जमीन से एक पत्थर उठाने में सक्षम हो गई और दर्जनों मीटर दूर से उड़ते हुए पक्षी पर प्रहार करके उसे गिरा दिया। झोंग लिन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, उसकी अभिव्यक्ति भावनाओं से भरी हुई थी। ये प्रणाली वास्तव में असाधारण है। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने दशकों तक फ्लाइंग लोकस्ट स्टोन का अभ्यास किया है और किसी भी लक्ष्य को आसानी से भेद सकता हूँ। शरणार्थी जमीन से पत्थर उठाने के लिए नीचे झुकते समय पहले के विपरीत वह आसानी से पत्थर का वजन, कठोरता और नमी महसूस कर सकता था, यहाँ तक कि उसे सबसे दूर तक उड़ाने के लिए बल कैसे लगाया जाए और किस कोण पर सबसे अधिक नुकसान होगा ये भी जान सकता था। 20 मीटर दूर एक पेड़ पर बैठे कबूतर पर निशाना साधते हुए उसने कोण समायोजित किया। स्वूश! पत्थर कबूतर के सिर के ऊपर से उड़ गया। हवा में उसकी आवाज से वह चौंक गया, लड़खड़ा गया और तेजी से अपने पंख फड़फड़ाते हुए जंगल में गायब हो गया। झोंग लिन का चेहरा काला पड़ गया। मुझे पता था। एक और पत्थर उठाकर इस बार उसने लगभग 15 मीटर दूर एक नीले पत्थर पर निशाना साधा। स्वूश! पत्थर लक्ष्य पर लगा, ठीक बाएं कोने पर जिसे झोंग लिन निशाना बना रहा था।
अनुभव तो अनुभव होता है। याददाश्त में झोंग लिन ने दशकों तक फ्लाइंग लोकस्ट स्टोन का अभ्यास किया था। उसकी भुजाएं बहुत मजबूत थीं और वह जहां भी निशाना लगाता स्वाभाविक रूप से निशाना साध लेता था, जबकि मैं तो बस एक कमजोर इंसान हूं जिसकी भुजाएं भूसे जितनी पतली हैं। चाहे गति हो, शक्ति हो या सटीकता हो, कोई तुलना नहीं। फिर भी मैं लगभग 10 मीटर दूर के लक्ष्यों को आसानी से भेद सकता हूं। झोंग लिन ने मन ही मन सोचा। जम्हाई लेते हुए उनींदापन की लहर ने उसे जकड़ लिया, जिससे झोंग लिन को ऐसा महसूस हुआ कि वह अपनी आंखें नहीं खोल सकता। उसने सोए हुए छोटे पत्थर को जगाया, उसे इधर उधर न भागने की हिदायत दी और फिर सोने के लिए लेट गया। 3 घंटे से ज्यादा समय बाद झोंग लिन अपनी नींद से जागा। हालांकि उसे अभी भी बहुत नींद आ रही थी, पर उसकी हालत पहले से काफी बेहतर थी। उसने खाना बनाया, जिसमें अभी भी जंगली सब्जियां और धुएं में पका हुआ मांस था। पेट भर खाने पीने के बाद दोनों फिर चल पड़े। AI एनालिसिस ऑफ हाल शेयर प्राइस विद 98.6% एक्यूरेसी। PPS स्टॉक। रास्ते में लगातार जम्हाई लेते हुए वे दूसरी पहाड़ी पार कर गए, लेकिन सौभाग्य से सब कुछ शांत और शांतिपूर्ण था। पहाड़ से नीचे उतरने और 50 से 60 मील चलने के बाद उन्हें अंततः सड़क पर आगे एक गांव दिखाई दिया। दूसरा भाई, देखो। लिटिल स्टोन दूर गांव के घरों की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाया। झोंग लिन भी मुस्कुराया। इतने लंबे समय तक बिना किसी को देखे सफर करने के बाद वह चिंतित था। उसे डर था कि कहीं उसने गलत रास्ता तो नहीं पकड़ लिया। आखिरकार वह ब्लैक माउंटेन काउंटी कभी नहीं गया था और रास्ता सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर आधारित था। इस दुनिया में न तो कोई नक्शा है और न ही कोई दिशा निर्देशन प्रणाली। अगर हम सचमुच गलत रास्ता अपना लें तो कौन जाने हम कहां पहुंच जाएं। ये फू नियू गांव होना चाहिए, चलो अंदर चले और देखें, झोंग लिन ने मुस्कुराते हुए कहा। लिटिल स्टोन ठेला से कूद गया और झोंग लिन के साथ फू नियू गांव की ओर चल पड़ा। वाह, कितनी बड़ी गाय है। लिटिल स्टोन ने गांव के प्रवेश द्वार पर एक विशाल नीले पत्थर की ओर इशारा करते हुए जोर से कहा। झोंग लिन भी मुस्कुराया। यह नीला पत्थर एक प्राकृतिक चट्टान थी जो लेटी हुई नीली गाय जैसी दिखती थी और इसलिए फू नियू गांव का नाम पड़ा। इस नीले पत्थर को देखकर झोंग लिन को यह विश्वास हो गया कि उसने गलत रास्ता नहीं अपनाया है। लिटिल स्टोन कुछ देर तक फू नियू स्टोन के चारों ओर दौड़ता रहा, लगातार चिल्लाता रहा, जब तक कि झोंग लिन ने उसे अनिच्छा से फू नियू गांव की ओर जाने के लिए नहीं कहा। रुकना। झोंग लिन अचानक रुक गया और लिटिल स्टोन को भी रुकने के लिए कहा। क्या हुआ दूसरे भाई, कुछ ठीक नहीं है। झोंग लिन ने अपनी पीठ पर रखे धनुष को उठाया और एक तीर चढ़ाया तथा किसी भी क्षण उसे छोड़ने के लिए तैयार हो गया। पहाड़ पार करके और इतना लंबा सफर तय करके अब शाम हो चुकी थी और सामान्य जीवन शैली के अनुसार उन्हें खाना पकाने के लिए आग जलानी चाहिए थी। फिर भी फू नियू गांव में सब कुछ शांत था, जीवन का कोई नामोनिशान नहीं था। बस कौओं का एक झुंड ऊपर मंडरा रहा था और जोर जोर से कांव कांव कर रहा था। झोंग लिन का चेहरा गंभीर हो गया। डूबते सूरज के साथ पूरा फू नियू गांव लाल रंग में नहा गया था, जो न जाने क्यों खून से सना हुआ सा लग रहा था। चलो वापस गाड़ी पर चढ़ो, यहां से निकलो। झोंग लिन के दिल में एक तात्कालिकता की भावना उमड़ पड़ी जब उसने लिटिल स्टोन को पकड़ लिया और उसे ठेला पर फेंक दिया, फिर जाने के लिए मुड़ गया। बुद्धिमान व्यक्ति खतरनाक दीवार के नीचे खड़े होने से बचते हैं। ये दुनिया पिछले जन्म के कानूनी तौर पर शासित हुआक्सिया जैसी नहीं है। उसके पिछले जन्म की यादों में पहाड़ी डाकुओं द्वारा हत्या और लूटपाट की कहानियां आम थीं। हालांकि झोंग लिन को सिस्टम की पूर्ण स्तरीय तीरंदाजी सहायता प्राप्त थी, फिर भी अपने भूसे जैसे शरीर के कारण कुछ तीर चलाने के बाद उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती थी। ऐसी अनिश्चित और संभवतः खतरनाक स्थिति में वहां से चले जाना ही सबसे अच्छा विकल्प था। अपनी छोटी उम्र के बावजूद लिटिल स्टोन इतना समझदार था कि उसने कोई सवाल नहीं किया और बस उसके पीछे चलता रहा। दोनों ने अपनी यात्रा जारी रखी, फू नियू गांव से दूरी बनाते हुए, जब तक कि सूरज पूरी तरह डूब नहीं गया और उन्हें आगे का रास्ता मुश्किल से दिखाई देने लगा। अब अदृश्य हो चुके फू नियू गांव को देखकर झोंग लिन ने राहत की सांस ली। लगता है आज रात हम फिर से बाहर डेरा डालेंगे। स्टोन, पास से कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करो, लेकिन इधर उधर मत भटकना। ठीक है। लिटिल स्टोन जलाओ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए चला गया, जबकि झोंग लिन आग जलाने के लिए सूखी पत्तियां ढूंढ रहा था। पानी की थैली में पानी पर्याप्त नहीं था, इसलिए उन्होंने भोजन नहीं पकाया, बल्कि अंकल तारो द्वारा दिए गए झटकेदार भोजन से अपना पेट भरा।
झोंग लिन पूरी रात जागता रहा, पिछली रात की तुलना में अधिक सतर्क रहा, यहाँ तक कि किसी भी अप्रत्याशित घटना के डर से उसने फ्लाइंग लोकस्ट स्टोन का अभ्यास भी नहीं किया। रात बिना किसी बात और घटना के बीत गई। लगता है मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था। झोंग लिन ने राहत की सांस ली। जम्हाई लेते हुए उसने लिटिल स्टोन को जगाया और फिर सूरज चढ़ने तक सोने के लिए लेट गया, और फिर वह अनिच्छा से उठा। उसका चेहरा नींद से भरा हुआ था। चलो चलें, उम्मीद है आज हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। ठीक है। कुछ झटकेदार भोजन को ठंडे पानी से धोकर वे एक बार फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, झोंग लिन ने देखा कि सड़क चौड़ी होती जा रही है, यहाँ तक कि रास्ते पर पगडंडियां भी दिखाई दे रही थीं। जब वे एक और पहाड़ी पार कर रहे थे तो एक चौड़ा रास्ता दिखाई दिया जो एक गाड़ी के लिए पर्याप्त चौड़ा था। दूसरे भाई देखो, वहां लोग हैं। 3 दिन तक किसी को न देखने के बाद लिटिल स्टोन भी थका हुआ महसूस करने लगा, और अचानक सामने आकृतियां देखकर वह उत्साह से भर गया और दूर की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाया, मैं उन्हें देख रहा हूं, चलो मिलते हैं। झोंग लिन ने सिर हिलाया, लिटिल स्टोन को वापस ठेले पर उठाया और उसे सड़क की ओर मोड़ दिया। जैसे जैसे वे करीब आए, झोंग लिन उन लोगों के चेहरे के भावों को समझ पाया जो गहरी भौहें चढ़ाए हुए थे। पहला समूह 4 लोगों का एक परिवार था, जिसमें एक पुरुष और एक महिला 2 बच्चों के साथ थे। पुरुष आगे आगे जुआ उठाए चल रहा था, जबकि महिला अपने दोनों हाथों में एक एक बच्चा लिए पीछे पीछे चल रही थी। चारों लोग अस्त व्यस्त, दुर्बल, पीली त्वचा और गहरी धंसी हुई आंखों वाले थे। झोंग लिन ने आगे देखा, ज्यादातर दूसरे यात्री भी ऐसे ही दिख रहे थे। कुछ के पास तो कोई सामान भी नहीं था। नंगे पैर, लकड़ी के बने डंडों पर टिके हुए, सभी बेहद दुबले पतले और थके हुए लग रहे थे। शरणार्थी। झोंग लिन ने आंतरिक रूप से आह भरी, तुरंत उनकी स्थिति को समझ लिया और सूखे की गंभीरता के बारे में गहरी जागरूकता विकसित की। लोअर रिवर गांव में 3 महीने से बारिश नहीं हुई थी, जमीन सूख गई थी, फसलें बर्बाद हो गई थीं, लेकिन कम से कम वहां से एक नदी बहती थी और ब्लैक माउंटेन की एक शाखा के करीब थी, जिससे शिकार करना संभव हो गया था। लेकिन बाकी जगहों के बारे में कहना मुश्किल है। ब्लैक माउंटेन रेंज बहुत विशाल है, जहां कई बस्तियां, गांव और कस्बे हैं, और हर किसी के पास लोअर रिवर विलेज जैसी नदी नहीं है। इस तरह से देखने पर लोअर रिवर विलेज की हालत सबसे बुरी नहीं है, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अंकल तारो ने उन्हें वहां से जाने से मना कर दिया। अब लगता है कि बाहर हालात घर से भी बदतर हो सकते हैं। शरणार्थी। जमीन से पत्थर उठाने के लिए नीचे झुकते समय पहले के विपरीत वह आसानी से पत्थर का वजन, कठोरता और नमी महसूस कर सकता था, यहाँ तक कि उसे सबसे दूर तक उड़ाने के लिए बल कैसे लगाया जाए और किस कोण पर सबसे अधिक नुकसान होगा, ये भी जान सकता था। 20 मीटर दूर एक पेड़ पर बैठे कबूतर पर निशाना साधते हुए उसने कोण समायोजित किया। स्वूश। पत्थर कबूतर के सिर के ऊपर से उड़ गया। हवा में उसकी आवाज से वह चौंक गया, लड़खड़ा गया और तेजी से अपने पंख फड़फड़ाते हुए जंगल में गायब हो गया। झोंग लिन का चेहरा काला पड़ गया। मुझे पता था। एक और पत्थर उठाकर इस बार उसने लगभग 15 मीटर दूर एक नीले पत्थर पर निशाना साधा। स्वूश। पत्थर लक्ष्य पर लगा, ठीक बाएं कोने पर जिसे झोंग लिन निशाना बना रहा था। अनुभव तो अनुभव होता है। याददाश्त में झोंग लिन ने दशकों तक फ्लाइंग लोकस्ट स्टोन का अभ्यास किया था। उसकी भुजाएं बहुत मजबूत थीं और वह जहां भी निशाना लगाता स्वाभाविक रूप से निशाना साध लेता था, जबकि मैं तो बस एक कमजोर इंसान हूं जिसकी भुजाएं भूसे जितनी पतली हैं। चाहे गति हो, शक्ति हो या सटीकता हो, कोई तुलना नहीं। फिर भी मैं लगभग 10 मीटर दूर के लक्ष्यों को आसानी से भेद सकता हूं। झोंग लिन ने मन ही मन सोचा। जम्हाई लेते हुए उनींदापन की लहर ने उसे जकड़ लिया, जिससे झोंग लिन को ऐसा महसूस हुआ कि वह अपनी आंखें नहीं खोल सकता। उसने सोए हुए छोटे पत्थर को जगाया, उसे इधर उधर न भागने की हिदायत दी और फिर सोने के लिए लेट गया। 3 घंटे से ज्यादा समय बाद झोंग लिन अपनी नींद से जागा। हालांकि उसे अभी भी बहुत नींद आ रही थी, पर उसकी हालत पहले से काफी बेहतर थी। उसने खाना बनाया, जिसमें अभी भी जंगली सब्जियां और धुएं में पका हुआ मांस था। पेट भर खाने पीने के बाद दोनों फिर चल पड़े। रास्ते में लगातार जम्हाई लेते हुए वे दूसरी पहाड़ी पार कर गए, लेकिन सौभाग्य से सब कुछ शांत और शांतिपूर्ण था। पहाड़ से नीचे उतरने और 50 से 60 मील चलने के बाद उन्हें अंततः सड़क पर आगे एक गांव दिखाई दिया। दूसरा भाई देखो। लिटिल स्टोन दूर गांव के घरों की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाया। झोंग लिन भी मुस्कुराया।
इतने लंबे समय तक बिना किसी को देखे सफर करने के बाद वह चिंतित था। उसे डर था कि कहीं उसने गलत रास्ता तो नहीं पकड़ लिया। आखिरकार वह ब्लैक माउंटेन काउंटी कभी नहीं गया था और रास्ता सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर आधारित था। इस दुनिया में न तो कोई नक्शा है और न ही कोई दिशा निर्देशन प्रणाली। अगर हम सचमुच गलत रास्ता अपना लें तो कौन जाने हम कहां पहुंच जाएं। ये फू न्यू गांव होना चाहिए, चलो अंदर चले और देखें, झोंगलिन ने मुस्कुराते हुए कहा। लिटिल स्टोन ठेला से कूद गया और झोंगलिन के साथ फू न्यू गांव की ओर चल पड़ा। वाह, कितनी बड़ी गाय है! लिटिल स्टोन ने गांव के प्रवेश द्वार पर एक विशाल नीले पत्थर की ओर इशारा करते हुए जोर से कहा। झोंगलिन भी मुस्कुराया। यह नीला पत्थर एक प्राकृतिक चट्टान थी जो लेटी हुई नीली गाय जैसी दिखती थी और इसलिए फू न्यू गांव का नाम पड़ा। इस नीले पत्थर को देखकर झोंगलिन को यह विश्वास हो गया कि उसने गलत रास्ता नहीं अपनाया है। लिटिल स्टोन कुछ देर तक फू न्यू स्टोन के चारों ओर दौड़ता रहा, लगातार चिल्लाता रहा, जब तक कि झोंगलिन ने उसे अनिच्छा से फू न्यू गांव की ओर जाने के लिए नहीं कहा। रुकना! झोंगलिन अचानक रुक गया और लिटिल स्टोन को भी रुकने के लिए कहा। क्या हुआ दूसरे भाई? कुछ ठीक नहीं है। झोंगलिन ने अपनी पीठ पर रखे धनुष को उठाया और एक तीर चढ़ाया तथा किसी भी क्षण उसे छोड़ने के लिए तैयार हो गया। पहाड़ पार करके और इतना लंबा सफर तय करके अब शाम हो चुकी थी और सामान्य जीवन शैली के अनुसार उन्हें खाना पकाने के लिए आग जलानी चाहिए थी। फिर भी फू न्यू गांव में सब कुछ शांत था, जीवन का कोई नामोनिशान नहीं था। बस कौओं का एक झुंड ऊपर मंडरा रहा था और जोर जोर से कांव कांव कर रहा था। झोंगलिन का चेहरा गंभीर हो गया। डूबते सूरज के साथ पूरा फू न्यू गांव लाल रंग में नहा गया था, जो न जाने क्यों खून से सना हुआ सा लग रहा था। चलो वापस गाड़ी पर चढ़ो, यहां से निकलो। झोंगलिन के दिल में एक तात्कालिकता की भावना उमड़ पड़ी जब उसने लिटिल स्टोन को पकड़ लिया और उसे ठेला पर फेंक दिया, फिर जाने के लिए मुड़ गया। बुद्धिमान व्यक्ति खतरनाक दीवार के नीचे खड़े होने से बचते हैं। ये दुनिया पिछले जन्म के कानूनी तौर पर शासित हुआक्सिया जैसी नहीं है। उसके पिछले जन्म की यादों में पहाड़ी डाकुओं द्वारा हत्या और लूटपाट की कहानियां आम थीं। हालांकि झोंगलिन को सिस्टम की पूर्ण स्तरीय तीरंदाजी सहायता प्राप्त थी, फिर भी अपने भूसे जैसे शरीर के कारण कुछ तीर चलाने के बाद उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती थी। ऐसी अनिश्चित और संभवतः खतरनाक स्थिति में वहां से चले जाना ही सबसे अच्छा विकल्प था। अपनी छोटी उम्र के बावजूद लिटिल स्टोन इतना समझदार था कि उसने कोई सवाल नहीं किया और बस उसके पीछे चलता रहा। दोनों ने अपनी यात्रा जारी रखी, फू न्यू गांव से दूरी बनाते हुए, जब तक कि सूरज पूरी तरह डूब नहीं गया और उन्हें आगे का रास्ता मुश्किल से दिखाई देने लगा। अब अदृश्य हो चुके फू न्यू गांव को देखकर झोंगलिन ने राहत की सांस ली। लगता है आज रात हम फिर से बाहर डेरा डालेंगे। स्टोन, पास से कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करो, लेकिन इधर उधर मत भटकना। ठीक है। लिटिल स्टोन जलाओ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए चला गया, जबकि झोंगलिन आग जलाने के लिए सूखी पत्तियां ढूंढ रहा था। पानी की थैली में पानी पर्याप्त नहीं था, इसलिए उन्होंने भोजन नहीं पकाया, बल्कि अंकल तारो द्वारा दिए गए झटकेदार भोजन से अपना पेट भरा। झोंगलिन पूरी रात जागता रहा, पिछली रात की तुलना में अधिक सतर्क रहा, यहां तक कि किसी भी अप्रत्याशित घटना के डर से उसने फ्लाइंग लोकस्ट स्टोन का अभ्यास भी नहीं किया। रात बिना किसी बात और घटना के बीत गई। लगता है मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था। झोंगलिन ने राहत की सांस ली। जम्हाई लेते हुए उसने लिटिल स्टोन को जगाया और फिर सूरज चढ़ने तक सोने के लिए लेट गया, और फिर वह अनिच्छा से उठा, उसका चेहरा नींद से भरा हुआ था। चलो चलें, उम्मीद है आज हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। ठीक है। कुछ झटकेदार भोजन को ठंडे पानी से धोकर वे एक बार फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, झोंगलिन ने देखा कि सड़क चौड़ी होती जा रही है, यहां तक कि रास्ते पर पगडंडियां भी दिखाई दे रही थीं। जब वे एक और पहाड़ी पार कर रहे थे तो एक चौड़ा रास्ता दिखाई दिया, जो एक गाड़ी के लिए पर्याप्त चौड़ा था। दूसरे भाई देखो, वहां लोग हैं। 3 दिन तक किसी को न देखने के बाद लिटिल स्टोन भी थका हुआ महसूस करने लगा और अचानक सामने आकृतियां देखकर वह उत्साह से भर गया और दूर की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाया, मैं उन्हें देख रहा हूं, चलो मिलते हैं। झोंगलिन ने सिर हिलाया, लिटिल स्टोन को वापस ठेले पर उठाया और उसे सड़क की ओर मोड़ दिया। जैसे जैसे वे करीब आए, झोंगलिन उन लोगों के चेहरे के भावों को समझ पाया, जो गहरी भौहें चढ़ाए हुए थे। पहला समूह 4 लोगों का एक परिवार था, जिसमें एक पुरुष और एक महिला 2 बच्चों के साथ थे।
पुरुष आगे आगे जुआ उठाए चल रहा था, जबकि महिला अपने दोनों हाथों में एक एक बच्चा लिए पीछे पीछे चल रही थी। चारों लोग अस्त व्यस्त, दुर्बल, पीली त्वचा और गहरी धंसी हुई आंखों वाले थे। झोंग लिन ने आगे देखा, ज्यादातर दूसरे यात्री भी ऐसे ही दिख रहे थे। कुछ के पास तो कोई सामान भी नहीं था। नंगे पैर, लकड़ी के बने डंडों पर टिके हुए, सभी बेहद दुबले पतले और थके हुए लग रहे थे। शरणार्थी। झोंग लिन ने आंतरिक रूप से आह भरी, तुरंत उनकी स्थिति को समझ लिया और सूखे की गंभीरता के बारे में गहरी जागरूकता विकसित की। लोअर रिवर गांव में 3 महीने से बारिश नहीं हुई थी, जमीन सूख गई थी, फसलें बर्बाद हो गई थीं, लेकिन कम से कम वहां से एक नदी बहती थी और ब्लैक माउंटेन की एक शाखा के करीब थी, जिससे शिकार करना संभव हो गया था। लेकिन बाकी जगहों के बारे में कहना मुश्किल है। ब्लैक माउंटेन रेंज बहुत विशाल है, जहां कई बस्तियां, गांव और कस्बे हैं, और हर किसी के पास लोअर रिवर विलेज जैसी नदी नहीं है। इस तरह से देखने पर लोअर रिवर विलेज की हालत सबसे बुरी नहीं है, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अंकल तारो ने उन्हें वहां से जाने से मना कर दिया। अब लगता है कि बाहर हालात घर से भी बदतर हो सकते हैं। आगे डाकू हैं। झोंग लिन और उसके भाई का दिखना कोई अनोखी बात नहीं थी। आखिरकार कई लोग ऐसे ही भाग रहे थे। बस फर्क इतना था कि वे इतने कमजोर और कमजोर नहीं थे। यद्यपि झोंग लिन और झोंग शी काफी कमजोर दिख रहे थे, लेकिन वे उन शरणार्थियों की तुलना में काफी मजबूत थे, जिनके चेहरे पीले पड़ गए थे। झोंग लिन ने सतर्क भाव से मांस के थैले को ढकने के लिए कुछ पुराने कपड़ों का इस्तेमाल किया और अपनी आंखों से लिटिल स्टोन को संकेत दिया। लिटिल स्टोन ने चतुराई दिखाते हुए अपने शरीर को झुकाकर भोजन की थैली को अपने नीचे दबा लिया। झोंग लिन को अपने पिछले जीवन की यह क्लासिक पंक्ति याद आई, आपदा के समय में मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता। जब तक भोजन है, वो कुछ भी कर सकता है। ये भोजन भाइयों के लिए जीवित रहने का आधार था, और वे किसी को भी इसे छीनने नहीं देते थे। झोंग लिन ने चुपचाप थैला को दूसरों की तुलना में थोड़ी तेज गति से आगे बढ़ाया, लेकिन ध्यान आकर्षित किए बिना। अनजाने में झोंग लिन के आसपास शरणार्थियों की संख्या कम होती जा रही थी। सिर घुमाकर उसने देखा कि सब पीछे छूट गए थे, फिर भी वह आगे बढ़ता रहा और तेज तेज चलता रहा। अचानक एक अस्त व्यस्त आकृति बाहर निकली और लिटिल स्टोन पर पागल कुत्ते की तरह झपट पड़ी, या अधिक सटीक रूप से कहें तो लिटिल स्टोन के नीचे रखे बैग पर। दूसरा भाई। लिटिल स्टोन सदमे में चिल्लाया, लेकिन फिर भी उसने बैग को कसकर पकड़ रखा था। लगभग उसी समय झोंग लिन ने अपनी कमर से चाकू निकाला और तेजी से तिरछे वार कर दिया। धम्मा। झोंग लिन द्वारा धारदार हथियार से व्यक्ति के पेट को काट दिया गया, जिससे खून का निशान बन गया। आह! एक तीखी चीख निकली, जिसके बाद शरणार्थी जमीन पर गिर पड़ा। उसका पेट फट गया, जिससे उसके अंदर से अंतड़ियां बाहर निकल आईं। झोंग लिन ने दोबारा वार नहीं किया, बल्कि लिटिल स्टोन को उठाकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसने जमीन पर पड़े शरणार्थी पर कुल्हाड़ी तान दी, जो किसी भी पल फिर से हमला करने के लिए तैयार था। शरणार्थी दर्द से चिल्लाता हुआ जमीन पर पड़ा रहा, जिससे आसपास के लोग भयभीत हो गए और डर के मारे तुरंत पीछे हट गए। झोंग लिन उस व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से देख सकता था, एक युवा व्यक्ति, बहुत बूढ़ा नहीं, धंसी हुई आंखों और फटे होठों के साथ, स्पष्ट रूप से लंबे समय से भूखा। थोड़ी देर बाद युवा शरणार्थी ने चीखना बंद कर दिया और वह जमीन पर निश्चल होकर लेट गया। पहले से ही भूखमरी के कगार पर खड़े झोंग लिन द्वारा मारे जाने का मतलब था कि वह ऐसी परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकता था। झोंग लिन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़कर उस जगह को देखा। उसकी नजरों से मिलने वाले सभी शरणार्थी डर गए और पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। चल द लिटिल स्टोन को वापस ठेले पर बिठाकर झोंग लिन भीड़ को धकेलते हुए आगे बढ़ा। लिटिल स्टोन ने भोजन के थैले को ऐसे पकड़ा जैसे कोई छोटा भेड़िया कुत्ता अपने भोजन की रखवाली कर रहा हो, और वह अपने आसपास के लोगों पर अपने दांत दिखा रहा था। वह बहुत प्यारा और खतरनाक लग रहा था। जवान भाई। जैसे ही झोंग लिन भीड़ से बाहर निकला, दूर से एक आवाज आई। उसके बाद एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति हाथ जोड़कर अभिवादन करता हुआ आया। झोंग लिन ने उस अधेड़ उम्र के आदमी को गौर से देखा, जो दिखने में रूखा था, भांग के कपड़े पहने हुए था और चेहरे पर दाढ़ी थी। कमर पर एक चाकू और औसत से ज्यादा मोटी बाहों के साथ वह किसी भागते हुए शरणार्थी जैसा नहीं लग रहा था। झोंग लिन ने अपने दाहिने हाथ से चाकू को सावधानी से पकड़ लिया, जबकि उसका बायां हाथ पत्थरों से भरे चमड़े के थैले की ओर बढ़ा। क्या बात! अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने झोंग लिन के रक्षात्मक हाव भाव देखे, हानिरहित इरादे दिखाने के लिए अपने हाथ फैलाए और मुस्कुराया। युवा भाई, घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
मेरा नाम झू जी है, मैं झू फैमिली टाउन से हूँ। हम शरणार्थी नहीं हैं, बस अपने कबीले के लोगों के साथ ब्लैक माउंटेन काउंटी में बस रहे हैं। मैंने पहले तुम्हारा हुनर देखा था और सोचा था कि हम मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे। तुम क्या सोचते हो? झोंग लिन ने अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे नजर दौड़ाई तो उसे दूर 4 चपटी गाड़ियां दिखाई दी। हर गाड़ी को एक पीला बैल खींच रहा था और आगे पीछे वाली गाड़ियों पर लोग बैठे थे। बीच में 4 बड़े लकड़ी के बक्से और कुछ बच्चे और औरतें थीं। गाड़ियों के चारों ओर 6 आदमी खड़े थे, जिनमें से प्रत्येक के पास हथियार थे, जिनमें से अधिकतर शिकार के चाकू और धनुष थे। झोंग लिन समझ गया कि यह समूह भी आपदा से बचने के लिए ब्लैक माउंटेन काउंटी की ओर जा रहा होगा। हालांकि आम लोगों की तुलना में वे बेहतर स्थिति में थे, भूख या ठंड से पीड़ित नहीं थे। उन्होंने झोंग लिन से संपर्क किया क्योंकि उन्हें सड़क पर अन्य हताश शरणार्थियों से डर था और उन्हें लगा कि एक अतिरिक्त व्यक्ति का मतलब अधिक ताकत है। झोंग लिन इन लोगों को नहीं जानता था और कोई परेशानी नहीं चाहता था, इसलिए उसने सीधे मना कर दिया, आमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। झोंग लिन का इनकार देखकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जल्दी से कहा, युवा भाई, अभी मना मत करो। ब्लैक माउंटेन काउंटी पहुंचने के लिए तुम्हें 2 पहाड़ पार करने होंगे। पहला पहाड़ डाकुओं और लुटेरों से ग्रस्त है। सिर्फ तुम और तुम्हारे भाई के साथ सुरक्षित रहना मुश्किल होगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। पीछे फुनियू गांव है। गांव वालों को पहाड़ी डाकुओं ने मार डाला था और कोई भी जिंदा नहीं बचा। झोंग लिन की आंखें सिकुड़ गईं। फुनियू गांव, तो ये सच था। कल का एहसास गलत नहीं था, गांव पर सचमुच हमला हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं कि खाने के समय लोगों की कोई आवाज या नामोनिशान नहीं था, वे सब मारे गए थे। युवा भाई, आप क्या? कोई जरूरत नहीं, अलविदा। झोंग लिन ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति से बात करना जारी नहीं रखा और ठेला को धक्का देकर वहां से चला गया, जिससे वह व्यक्ति निराश दिखाई देने लगा। अंततः वह मुड़कर असहाय होकर चला गया। झोंग लिन ने जाते हुए अधेड़ आदमी की तरफ देखा। डाकू डरावने होते हैं, लेकिन उन पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। उनके साथ शामिल होने से बचने की संभावना जरूर बढ़ सकती थी, लेकिन वह उनका बलि का बकरा भी बन सकता था। अगर वह अकेला होता तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जरूरत पड़ने पर वह भाग भी सकता था। लेकिन चूंकि उसके साथ लिटिल स्टोन था, इसलिए यह इतना आसान नहीं था। अपना सिर हिलाते हुए झोंग लिन ने अपनी गति तेज कर दी। शरणार्थियों को दरकिनार करते हुए सड़क के किनारे जंगल में मुड़ गया, तेजी से पेड़ों के बीच से गुजरता हुआ, जब तक कि वह एक छोटी सी मिट्टी की ढलान पर नहीं रुक गया। चलो यहीं बसते हैं। छोटे पत्थर, कुछ जलाओ, लकड़ी इकट्ठा करो। झोंग लिन ने कुशलतापूर्वक पत्थरों से एक स्टोव बनाया, अपने बैग से कुछ स्मोक्ड मांस और भूरे चावल निकाले और उन्हें बर्तन में डाल दिया और उन पर अपने कैंटीन से पानी डाला। उसने कुछ सूखी पत्तियों से आग जलाई और जल्द ही लिटिल स्टोन जंगल से कुछ टहनियां उठा लाया। जल्द ही खाना तैयार हो गया। धुएं में पके हुए मांस की चर्बी चावल में समा गई और नमकीन स्वाद चावल की सुगंध में घुल मिल गया, जिससे उनकी भूख और बढ़ गई। दोनों भाइयों ने बड़े संतोष के साथ भोजन का आनंद लिया। पिछले कुछ दिनों से वे हर भोजन में मांस खा रहे हैं। हालांकि यह पूरी तरह पौष्टिक नहीं था, लेकिन उनमें कोई कमी नहीं थी और दोनों का वजन भी बढ़ने लगा था। अब वे पहले जैसे दुबले पतले नहीं दिखते थे। खाने के बाद वे तुरंत यात्रा पर नहीं निकले। इसके बजाय लिटिल स्टोन पहरा देता रहा, जबकि झोंग लिन झपकी लेता रहा। लगातार 2 रातों तक पहरा देने की वजह से उसकी नींद पूरी तरह से गायब हो गई थी और उसे अच्छी तरह आराम करने की जरूरत थी, क्योंकि कहीं उनका सामना डाकुओं से न हो जाए जो पल भर में भागने को तैयार हों। लू शुन ने एक बार कहा था, बाघ से मुठभेड़ का मतलब यह नहीं है कि आप भागने के लिए काफी तेज दौड़ें, बस आपको दूसरों से तेज दौड़ना होगा। बातचीत। 1 घंटे सोने के बाद लिटिल स्टोन की आवाज सुनकर झोंग लिन की नींद खुल गई। उसने सिर हिलाया, एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर दोनों फिर से चल पड़े, एक चक्कर लगाते हुए मुख्य सड़क पर लौट आए। सड़क पर अभी भी शरणार्थी थे, लेकिन इस बार झोंग लिन ने गंध को छिपाने के लिए मांस के थैलों पर कुछ पेड़ का रस लगा दिया था। इसका प्रभाव काफी अच्छा रहा, क्योंकि अब उन्हें सड़क पर लूटने की कोशिश करने वाले शरणार्थियों का सामना नहीं करना पड़ा। लगभग 2 घंटे बाद वे आखिरकार उस पहाड़ी पर पहुंच गए जिसका जिक्र उस अधेड़ उम्र के आदमी ने किया था। पहले जिन 2 पहाड़ियों को उन्होंने पार किया था, उनकी तुलना में ये पहाड़ी ज्यादा ऊंची थी और लोगों को छुपाने में सक्षम थी। झोंग लिन ने हिम्मत जुटाए, धनुष और तीर को आसान पहुंच के भीतर रखा और थैला को कदम दर कदम पहाड़ पर ऊपर की ओर धकेलना शुरू कर दिया।
पहाड़ी डाकू आ रहे हैं। दौड़ो दौड़ो। आगे से आवाजें गूंज रही थीं और जल्द ही उन्होंने कई लोगों को पहाड़ की चोटी से नीचे भागते देखा। धक्का मुक्की से वहां भारी अफरा तफरी मच गई। कुछ बदकिस्मत लोग ढलान से नीचे गिरते लुढ़कते, या तो पेड़ों से टकराते या फिर लुढ़कते हुए नीचे गिरते रहे। झोंग लिन के चेहरे के भाव बदल गए। उसने तुरंत ठेला एक तरफ फेंका और धनुष बाण हाथ में ले लिया। लिटिल स्टोन भी ठेला से कूद गया और उसने भोजन का थैला अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। गनीमत थी कि बैग में रखा ज्यादातर स्मोक्ड मीट पिछले कुछ दिनों में खा लिया गया था। अगर ऐसा न होता तो लिटिल स्टोन उसे अपनी ताकत से नहीं उठा पाता। चल दर। झोंग लिन मुड़ा और बाईं ओर घने जंगल की ओर भागा। लिटिल स्टोन अपने दांत पीसता हुआ उसके पीछे पीछे चल रहा था। एक गरीब परिवार का बच्चा जल्दी ही समझदार हो जाता है। जिंदगी और मौत का पूरा ज्ञान रखने वाला लिटिल स्टोन जानता था कि रोने से कुछ हल नहीं होगा, बस एक ही उपाय था कि अपने दूसरे भाई को नीचे न घसीटे। थोड़ी देर बाद दोनों घने जंगल में घुस गए और एक बड़े पेड़ के पीछे छिपकर दूर से शरणार्थियों को भागते हुए देखने लगे। झोंग लिन ने भौहें चढ़ाते हुए फुसफुसाते हुए कहा, स्टोन तुम अच्छी तरह छिप जाओ, मैं बाहर जाकर देखूंगा। सावधान रहो दूसरे भाई। लिटिल स्टोन की आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी, लेकिन फिर भी उसने भारी स्वर में सिर हिलाया। झोंग लिन ने लिटिल स्टोन की तरफ देखा, जो जाहिर तौर पर सिर्फ 5 या 6 साल का था, जिसने अपने पिछले जन्म में शायद अभी अभी प्राथमिक स्कूल जाना शुरू किया होगा या किंडरगार्टन से भी पास नहीं हुआ होगा। उसकी आंखों में दया की एक झलक उभरी और उसने उसके सिर पर हाथ फेरा। चिंता मत करो, दूसरा भाई ठीक हो जाएगा। यहीं रहो और मेरा इंतजार करो, बाहर मत जाओ। ये कहकर वह तेजी से घने जंगल से बाहर निकल गया। उसे यह पता लगाना था कि पहाड़ पर क्या हो रहा है। ब्लैक माउंटेन काउंटी जाने के लिए ये रास्ता जरूरी था। अगर वे रास्ता बदल लेते तो कौन जाने कितना समय लग जाता या उन्हें किन खतरों का सामना करना पड़ता, इसलिए उसे पता लगाना जरूरी था। रुकना। झोंग लिन ने पहाड़ से नीचे भाग रहे एक शरणार्थी को पकड़ लिया, अपने हाथ में कुल्हाड़ी उठाई और उसे उस आदमी की गर्दन पर रख दिया। अच्छा दयालु नायक, मेरी जान बख्श दो। झोंग लिन के अचानक प्रकट होने से शरणार्थी इतना डर गया कि उसे लगा कि कोई पहाड़ी डाकू उसका पीछा कर रहा है। वह धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी जांघों से पेशाब की बदबू आ रही थी। ऊपर मेरी 80 साल की माँ है और नीचे देखभाल की जरूरत वाला बच्चा है। दयालु नायक, मेरी जान बख्श दो। झोंग लिन का चेहरा काला पड़ गया। ऐसी परिचित रेखाएं। चुप रहो, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। पहाड़ पर कितने डाकू हैं? झोंग लिन के सवाल से वह आदमी स्तब्ध रह गया, लेकिन अपनी गर्दन पर ठंडी कुल्हाड़ी का असर महसूस करते हुए उसने जल्दी से कहा, मुझे भी नहीं पता। वे पहाड़ी डाकू पहाड़ के जंगल में छिपे हैं और मांग कर रहे हैं कि हम सब कुछ पैसे छोड़कर जाएं। अगर हम नहीं छोड़ते तो वे हमें मारने आ जाते हैं। मैं बहुत डर गया था, इसलिए भाग गया। लानत है, चले जाओ। ओह ओह ओह, धन्यवाद दयालु नायक, धन्यवाद दयालु नायक। झोंग लिन ने कुछ अन्य शरणार्थियों पर भी यही तरीका अपनाया और जो जानकारी उन्होंने इकट्ठा की वह मूलतः एक जैसी थी। उन्हें बस इतना पता था कि पहाड़ पर पहाड़ी डाकू हैं, लेकिन यह नहीं पता था कि कितने हैं। ये परेशानी वाली बात है। झोंग लिन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। यद्यपि ये पहाड़ी ब्लैक माउंटेन काउंटी के लिए आवश्यक मार्ग नहीं थी, लेकिन इससे अनजान अनुभव हो सकते थे या शायद अधिक पहाड़ी डाकू भी आ सकते थे, इसलिए अन्य सुरक्षित मार्गों के बिना वर्तमान मार्ग ही सबसे अच्छा विकल्प प्रतीत हुआ। जब झोंग लिन ये सोच रहा था, पहाड़ की तलहटी में कई शरणार्थी एकत्र हो गए। ये वे हैं। झोंग लिन की आंखें चमक उठी, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। वह तेजी से घने जंगल में लौटा, लिटिल स्टोन को गोद में उठाया और दौड़कर उसके पास पहुंचा। डॉट डॉट डॉट। ग्राम प्रमुख झांग, क्या आपने इस पर गहराई से विचार किया है? बोलने वाले झू फैमिली टाउन के झू जी थे, जिन्होंने पहले झोंग लिन को आमंत्रित किया था। इस समय दर्जनों बैलगाड़ियां और उनके मालिक खुले मैदान में इकट्ठा होकर रणनीतियों पर चर्चा कर रहे थे। गांव के मुखिया झांग का चेहरा गंभीर था जब उन्होंने कहा, पहाड़ पर मौजूद डाकू दरअसल विद्रोहियों का एक समूह है जो स्थिति का फायदा उठा रहा है। वे जानते हैं कि यह पहाड़ी ब्लैक माउंटेन काउंटी तक पहुंचने का एक जरूरी रास्ता है, इसलिए वे लूटने के लिए रास्ता रोक देते हैं। हालांकि वे एक घिसे पिटे गिरोह से ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी अगर हम जबरदस्ती रास्ता बना भी लें तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या यह आसान नहीं है? अगर वे दंगाइयों को इकट्ठा कर सकते हैं तो हम शरणार्थियों को भी इकट्ठा कर सकते हैं।
जब तक हम इन शरणार्थियों को ऊपर की ओर हमला करने के लिए इकट्ठा करते हैं, तब तक हम अराजकता का फायदा उठाकर आगे बढ़ सकते हैं, झूजी ने लापरवाही से कहा। अगर झोंग लिन ने ये शब्द सुने होते तो उसे इस आदमी का निमंत्रण पहले स्वीकार न करने के लिए एहसान होता। डाकुओं पर हमला करने के लिए शरणार्थियों को इकट्ठा करने का विचार, सीधे शब्दों में कहें तो शरणार्थियों को तोप के चारे की तरह इस्तेमाल करना था, और उसके शब्दों की लापरवाही उसके दुष्ट स्वभाव को दर्शाती थी। मैं भाई झू की पद्धति से सहमत हूँ। वास्तव में मैं भी सहमत हूँ, एक बुजुर्ग ने भीड़ को देखते हुए कहा। हम पहले डाकू सरदार से बात कर सकते हैं। अगर मांग ज्यादा न हो तो हम बातचीत कर सकते हैं। अगर बातचीत नाकाम हो जाए तो हम जबरदस्ती आगे बढ़ेंगे। समूह ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। वे लड़ने से पहले बातचीत करना पसंद करते थे क्योंकि धारदार हथियारों में आंखें नहीं होती। विशिष्ट विवरणों पर आगे चर्चा करने के बाद उन्होंने शरणार्थियों को पुनः पर्वत शिखर की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। झोंग लिन लिटिल स्टोन को लेकर भीड़ में चुपचाप चल रहा था। उसकी आंखें सतर्कता से आसपास के वातावरण पर नजर रख रही थीं। वह किसी भी क्षण युद्ध या भागने के लिए तैयार था। कुछ ही देर बाद वे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। झू जी आगे बढ़े, हाथ जोड़े और चिल्लाए, तुम में से कौन ग्रैंड मास्टर है? बातचीत के लिए बाहर आओ। थोड़ी देर बाद जंगल से एक काले चेहरे वाला आदमी निकला। घनी दाढ़ी, चौड़ी पीठ और भयंकर रूप वाला यह आदमी किसी कुख्यात व्यक्ति जैसा लग रहा था। मैं यहाँ माउंटेन टाइगर हूँ, अगर आपके पास कहने को कुछ है तो बोल दीजिए। यह आवाज जंगली क्रूरता से भरी थी, जिससे पहाड़ी जंगल भयभीत हो गया। नमस्कार मास्टर माउंटेन टाइगर, हम शरणार्थी हैं, आशा करते हैं कि आप हमें छोड़ देंगे। आपकी चाय के लिए ये रहे 300 बड़े सिक्के, झू जी ने विनम्र भाव से कहा, और उसमें वह निर्दयता नहीं दिखाई जो उसने पहले दिखाई थी जब उसने शरणार्थियों को तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखा था। डाकुओं का सरदार ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, हम मुझे विदा करने के लिए एक भिखारी को खाना खिलाने के लिए सिर्फ 300 बड़े सिक्के। अगर मैं मान भी जाऊं तो मेरे भाई नहीं मानेंगे, है ना भाइयों? हाँ, क्या हम कोई चैरिटी हैं? हमारे भाइयों के पीने के लिए केवल 300 बड़े सिक्के पर्याप्त नहीं हैं। वे हमें नीची नज़र से देखते हैं। कुछ ही देर में डाकू चीखने चिल्लाने लगे और तरह तरह की गंदी भाषा बोलने लगे।